वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर्स 1211 से 1220 की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मुझे हर्षल शिंदे भाई के लिए कुछ कहना है। हर्षल भाई, आज आपने फिर से 40 रुपए का सुपर थैंक्स भेजा है। सच कहूं तो अब मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। आप जिस तरह से हर रोज आकर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हो, वो मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत सही जगह पहुंच रही है। दिल से शुक्रिया मेरे भाई, आपके इस भरोसे के लिए। और दोस्तों, कहानी अब बहुत ही इंटेंस होती जा रही है। अगर आप भी इस सफर का मजा ले रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हर्षल भाई की तरह आप भी कमेंट्स में अपना प्यार दिखा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे ही कैरेज सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ी, ऑड्रे की नजर अनजाने में खिड़की से बाहर गई। सड़क के किनारे बहुत से राहगीर खड़े थे जो कैरेज खींच रहे घोड़े को घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक लालची चमक दिख रही थी, जैसे वे लकी लोग हों जिन्होंने अपना खाना सफलतापूर्वक इकट्ठा कर लिया हो। वे चोरी छिपे सड़कों से भागते हुए घर की ओर जा रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट चेकर यूनिफॉर्म में पुलिस की एक टीम सड़कों पर गश्त लगा रही थी। उनकी कमर पर रिवॉल्वर लटके थे और हाथों में डंडे थे, जिसका मकसद किसी को भी रिस्क लेने से रोकना था। हाल ही में हम सड़कों पर अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं करते, उसकी पर्सनल मेड सर्वेंट एनी ने उसे फुसफुसाते हुए कहा। ऑड्रे ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कैरेज फेल्प स्ट्रीट पर पहुंची और सेंट सैमुअल कैथेड्रल के सामने वाले स्क्वायर पर रुक गई। कबूतरों का झुंड जो आमतौर पर यहाँ होता था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन और उसके बाद बने लोएन पॉवर्टी रिलीफ फाउंडेशन और लोएन मेडिकल चैरिटी फाउंडेशन सब 22 फिल्प स्ट्रीट से कैथेड्रल के कुछ छोटे कमरों में मूव हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन इमारतों में वे मूल रूप से थे, वे पिछले एयर स्ट्राइक में ढह गई थीं। इन तीनों फाउंडेशंस के स्टाफ के लिए ये एक डरावनी याद थी। अगर वे अलग अलग कारणों से 22 फिल्प स्ट्रीट से पहले ही नहीं निकले होते तो वे बहुत पहले ही मारे गए होते। कैरेज से उतरने और मेन हॉल से गुजरने के बाद ऑड्रे ने अपनी माँ, डचेस और दूसरों को ग्रीट नहीं किया, बल्कि सीधे मेलिसा के पास गई, जिसका चेहरा पतला हो गया था। इससे पहले कि दूसरी पार्टी कुछ बोल पाती, उसने कहा, मेलिसा, क्या और खाना है जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? मेलिसा ने सोलेमनली अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि जिन घायल सैनिकों को हमने रिलीफ प्रोवाइड की थी, उन्हें भी पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा। ऑड्रे की हरी आंखें धुंधली हो गईं। उसने अपनी बेबसी या कमजोरी नहीं दिखाई और हल्का सा सिर हिलाया। मैं कोई रास्ता निकालूंगी। ... सिटी ऑफ सिल्वर से, शापित जमीनों के पार एक जमीन से। गेरमैन स्पैरो के शब्द मून सिटी हंटिंग टीम के मेंबर्स अदाल, शिन और रस के कानों में गूंज रहे थे। इसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे किसी सपने में थे, काफी देर तक अपने होश में नहीं आ पाए। जैसे ही अदाल धीरे धीरे होश में आया और सोच रहा था कि क्या कहना है, शिन, जो बिना नाक के पैदा हुई थी, उसने क्लाइन पर सवालों की बौछार कर दी। सिटी ऑफ सिल्वर कहाँ है? वो कैसी दिखती है? यहां से कितनी दूर है? शापित क्षेत्र के बाहर कितने नॉर्मल लोग हैं? क्लाइन ने उस पर एक नजर डाली और बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, सिटी ऑफ सिल्वर शापित जमीनों के दूसरी तरफ स्थित है। उन्होंने एक तरह का पौधा खोजा है जिसे नॉर्मली खाया जा सकता है, जिसे ब्लैक फेस्ड ग्रास कहा जाता है। इसने उन्हें अपनी काइंड की स्टेबिलिटी बनाए रखने और अंधेरे की गहराइयों को इफेक्टिवली एक्सप्लोर करने की अनुमति दी है, ताकि वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। उन्हें हाल ही में कुछ मशरूम मिले हैं। ये मशरूम मॉन्स्टर्स को न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे सभी प्रकार के फल बनते हैं जिनमें टॉक्सिन्स और पागलपन नहीं होता। सिटी ऑफ सिल्वर पागलपन से बचने में एक कदम और आगे बढ़ गई है। एक बार जब न्यूबॉर्न एडल्ट्स बन जाते हैं तो वे बुढ़ापे में भी आसानी से कंट्रोल नहीं खोते। इन शब्दों ने अदाल, शिन और कंपनी को खोया हुआ महसूस कराया, जैसे कि उनकी अपनी लगातार कोशिशों का कोई मतलब नहीं था। गेरमैन स्पैरो द्वारा डिस्क्राइब की गई सिटी ऑफ सिल्वर सबसे खूबसूरत सीन था जिसकी वे इमेजिन कर सकते थे। फिर भी ये कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास इतनी आसानी से था। क्या वहां कोई डिफॉर्म न्यूबॉर्न है? शिन ने एक ड्रीमी टोन में पूछा। क्लाइन ने अपना सिर हिलाया। लगभग कोई नहीं। क्या उनके पेरेंट्स अंधेरे की गहराइयों में चले जाते हैं जब उनकी फिजिकल कंडीशन खराब हो जाती है? नहीं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं। अदाल ने सबकॉन्शियसली जोर देकर पूछा। ब्लैक ट्रेंच कोट और टॉप हैट पहने हुए और लालटेन पकड़े हुए क्लाइन ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि उन पर अपने ही रिश्तेदारों को मारने का कर्स नहीं है। अगर कोई जीवन खून के रिश्तेदार के हाथों खत्म नहीं किया जा सकता तो वे एक भयानक ईविल स्पिरिट या मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। मून सिटी में हंटिंग टीम के मेंबर्स को आखिरकार रियलिटी का एहसास हुआ।
उनके दिल ऐसे महसूस हुए जैसे वे गर्म पानी में धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, जैसे बुलबुले धीरे धीरे निकलते हैं। ये बुलबुले कमजोर, खाली और आसानी से फूटने वाले थे। अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वे उम्मीद और रोशनी जैसी किसी चीज के साथ चमक रहे थे। रस, जिसकी आंखें लगभग आपस में जुड़ी हुई थीं, वो सवाल दोहराए बिना नहीं रह सका। शापित क्षेत्र के बाहर कितने नॉर्मल लोग हैं? क्लाइन ने उन्हें एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा। वे बेसिकली नॉर्मल हैं। उन्हें लगातार मॉन्स्टर्स के उन पर हमला करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अंधेरे में होने से डरने की जरूरत नहीं है। वे बूढ़े होने के बाद पागल नहीं होते। उन पर सभी प्रकार के कर्ज का बोझ नहीं है। वे हर दिन सूरज देखते हैं जब वे जागते हैं, पर्याप्त नॉर्मल खाने के साथ। हर रात क्रिम्सन मून निकलता है। हालांकि ये सब अब नष्ट हो रहा है, क्लाइन ने चुपचाप अपने दिल में जोड़ा। इस बार अदाल, शिन और रस कुछ हद तक नुकसान में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें गेरमैन स्पैरो का डिस्क्रिप्शन इमेजिनेबल लगा, लेकिन साथ ही अनइमेजिनेबल भी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब वे बची हुई कुछ एंशिएंट किताबें पढ़ रहे थे। वे मामले की स्पिरिट को समझ सकते थे, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट को सच में समझना मुश्किल था। उन्हें नहीं पता था कि सूरज क्या है और क्रिम्सन मून क्या है। हालांकि हर दिन नॉर्मल खाना बिना विभिन्न कर्ज के बोझ के, मॉन्स्टर हमलों या अंधेरे की चिंता और बुढ़ापे में पागल न होने की कमी एक खूबसूरत सपना था जिसके लिए वे दिन रात तड़पते थे। इस दुनिया में ऐसी जगह है। क्या ये हेवन है, जैसा कि एंशिएंट किताबों में रिकॉर्ड किया गया है? क्या ये है? क्या ये जमीन वास्तव में शापित थी? मून सिटी हंटिंग टीम के मेंबर्स एक बार फिर चुप हो गए। उनमें से एक ने अपना मुंह खोला, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या पूछे। कोई गेरमैन स्पैरो को मून सिटी वापस लाना चाहता था और हाई प्रीस्ट को खबर देना चाहता था, सबको बताना चाहता था, लेकिन वो खतरे को अट्रैक्ट करने से डरता था। इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने अपना गार्ड या विजिलेंस कम नहीं किया। क्लाइन उनके एटीट्यूड से जरा भी सरप्राइज नहीं था। इसके बजाय उसे लगा कि ये वो रिएक्शन था जो एक सिविलाइजेशन का होना चाहिए, जो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आज तक टिक सकता था। हाथ में लालटेन के साथ उसने बाईं ओर एक कदम उठाया, उन इंसानों के चारों ओर घूमने की कोशिश की जो अजीब मटेरियल्स या जानवरों की खाल पहने हुए थे, और पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखा। भले ही इन लोगों के पास क्या कहानी थी, चाहे वो गुजरते समय उनकी मदद करने लायक हो, उसने सुनने और चीजों पर विचार करने से पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने तक इंतजार करने का प्लान बनाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे बता रहा था कि उसकी डेस्टिनेशन दूर नहीं थी, और ये कि लेजेंडरी वेस्ट कॉन्टिनेंट पैदल केवल 2 से 3 घंटे की दूरी पर था। जिस पल उसने आगे कदम बढ़ाया, अदाल और कंपनी ने तुरंत अपनी पीठ झुका ली, डिफेंड और अटैक करने के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि वे गेरमैन स्पैरो को उन तक पहुंचते हुए देखने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने देखा कि वो बाईं ओर 10 मीटर से अधिक चला गया और आगे बढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे उनसे दूर होते हुए डिम येलो लाइट कमजोर और कमजोर होती गई। अदाल का चेहरा, जो ट्यूमर से ढका था, बदल गया। वो जोर से चिल्लाया, तुम असल में कौन हो? क्लाइन मुड़ा नहीं। इसके बजाय उसने लालटेन को पकड़े रखा, जिससे एक धुंधली पीली रोशनी निकल रही थी, और अंधेरे में गहराई तक चला गया। उसने एक रेगुलर टोन में कहा, एक मिशनरी, एक व्यक्ति जो मेरे लॉर्ड की ब्रिलियंस फैलाने आया है। अदाल, शिन और कंपनी ने एक दूसरे को देखा। उनके एक्सप्रेशंस कंफ्यूजन से भरे थे। वे काफी देर तक हिचकिचाते रहे, लेकिन जब डिम येलो लाइट का केवल एक छोटा सा निशान बचा था, तो उन्होंने इंस्टिंक्टिवली एक कदम आगे बढ़ाया और क्लाइन के पीछे चले। वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, और न ही वे उसे अपनी नजर से ओझल होने देना चाहते थे। वे उस खाने को ले जा रहे थे जो उन्होंने एक डिफेंसिव मैनर में मॉनिटरिंग और उसका पीछा करते हुए प्राप्त किया था। जहां तक क्लाइन की बात है, वो एक एडिक्वेट स्पीड पर चलान तो उनका इंतजार कर रहा था, और न ही उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही दोनों पक्ष विरल लाइटनिंग के नीचे चुपचाप चले। किसी समय रस और एक और हंटिंग टीम ने मेन ग्रुप छोड़ दिया था। उन्होंने जानवरों की खाल वाली लालटेन और जो खाना उन्हें मिला था उसे पकड़ा और मुड़ गए, चुपचाप अंतहीन अंधेरे में गायब हो गए। सेकंड्स मिनटों में बदल गए इससे पहले कि क्लाइन आखिरकार रुका। आसमान में चमकती लाइटनिंग का यूज करते हुए उसने कुछ सौ मीटर दूर एक ग्रेश व्हाइट फॉग देखी। धुंध जमीन से जुड़ी थी और आसमान में पूरे रास्ते तक फैली हुई थी, जैसे कि इसका कोई अपेक्स नहीं था। उसी समय फॉग बिना किसी अंत के दोनों तरफ फैली हुई थी। क्लाइन ने उसे काफी देर तक ध्यान से देखा। भले ही अंधेरे के पार्टीशंस थे, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। लाइटनिंग का दूसरा बोल्ट शांत होने के बाद उसने अपनी नजर हटाई। फॉग के पीछे या उसके अंदर गायब वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है। जैसे ही उसने भारी मन से सोचा, वो अपनी सांस धीमी करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। वो लालटेन ले गया और तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि डिम येलो लाइट ने एक सॉलिडिफाइड मिस्ट को एमिट नहीं किया।
उसे कोई और कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। एक सीर के रूप में उसके इंट्यूशन से वो बता सकता था कि ग्रेश व्हाइट फॉग एक इनविजिबल बैरियर था जिसे कन्वेंशनल मीन से पार नहीं किया जा सकता था। उसने एक पल के लिए सोचा और अपने दाहिने हाथ को अपने सामने के अंधेरे को बार बार खरोंचने के लिए बढ़ाया। लगातार 5 बार ऐसा करने के बाद क्लाइन ने एक काली छड़ी बाहर निकाली जिसमें कई जेम्स जड़े हुए थे। ये स्टाफ ऑफ द स्टार्स था, एक भयानक सील्ड आर्टिफैक्ट जिसे 0-62 के रूप में जाना जाता था, जिसे बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का यूज करके स्वैप किया गया था। बेशक उसने बस इतना किया था कि स्टाफ ऑफ द स्टार्स का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन समन किया था। इस तरह भले ही उसके दिमाग में अननेसेसरी सीन्स दिखाई दें, वो किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग डेंजर को रोकने के लिए हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को हटाने का यूज कर सकता था जो समय पर दिखाई दे। एक स्कॉलर ऑफ योर के लिए ये ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट को रेगुलरली यूज करने का सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि इसने इफेक्ट्स को लिमिटेड कर दिया और ये कुछ ऐसा था जो इस समय 3 मिनट से अधिक नहीं हो सकता था। इसके अलावा ओरिजिनल वर्जन के साथ एक सर्टेन डिफरेंस था। स्टाफ ऑफ द स्टार्स को पकड़ने के लिए एक मैरियोनेट का यूज करना नेगेटिव इफेक्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मैरियोनेट को कंट्रोल करने की जरूरत थी और किसी भी कंट्रोल में सीन्स ट्रांसमिट करने का हाई चांस था। बेशक अगर वो किसी ऐसी लड़ाई में शामिल होता जिसके लिए वो तैयार था, तो क्लाइन ने ऐसा नहीं किया होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये उसके 3 कीमती समनिंग स्पॉट्स में से एक पर कब्जा कर लेगा। इसके अलावा हालांकि स्टाफ ऑफ द स्टार्स उसका था, ये केवल फोर्स्ड ओनरशिप की स्टेट में था और ये एक सील्ड स्टेट में बना रहा। इसके अलावा ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट का लेवल काफी हाई था। क्लाइन के लिए इसे एक बार में समन करना इम्पॉसिबल था, इसलिए इसमें आमतौर पर उसे 3 मौके लगते थे। एक भीषण लड़ाई में इसके लिए बहुत सारे मौकों की आवश्यकता होगी, कुछ भी आसान नहीं। और ये ठीक इसी वजह से था कि जब वो परफॉर्म करने के लिए तैयार था तो वो खुद को पहले से हिप्नोटाइज कर लेता था। एक स्पेशल स्टेट में स्टाफ ऑफ द स्टार्स का यूज करके वो मिस मैसेंजर, मिस्टर एजिक, मैम एरियाना, विल ऑसेप्टिन और अन्य फैमिलियर एंजल्स जैसी हिस्टोरिकल वॉइड इमेजेस को समन करने की एबिलिटी को प्रिजर्व रखेगा। उस काली छड़ी को पकड़ते हुए जिसमें कई जेम्स जड़े थे, क्लाइन के दिमाग में धीरे धीरे दरवाजा खुलने का सीन दिखाई दिया। स्टाफ पर लगे जेम्स एक हल्की चमक के साथ चमके, क्योंकि ग्रेश व्हाइट फॉग ने जल्दी से एक दरवाजा आउटलाइन किया जो पर्याप्त रूप से रियल नहीं था। दरवाजा चुपचाप खुला और इसके पीछे अभी भी ग्रे फॉग थी। डोर ओपनिंग काम नहीं करता। हालांकि वो नतीजे से सरप्राइज नहीं था, फिर भी वो थोड़ा निराश था। उसने एक पल के लिए सोचा और टैक्टिक्स बदलने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वो इसके बारे में सोच रहा था, स्टाफ ऑफ द स्टार्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग सीन दिखाई दिया। चैप्टर 1212 स्प्रेडिंग रेडियंस। अभी जैसे ही क्लाइन सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा था, एक इमेज नेचुरली उसके दिमाग में आई। 2 पहाड़ों के बादल तेजी से उबलने लगे क्योंकि वे बाएं और दाएं फैल गए, एक दरार रिवील करते हुए जिसका नीचे का हिस्सा नहीं देखा जा सकता था। डूबते सूरज की ऑरेंज रेड किरणें इसमें भर गईं और एक कॉर्पोरियल रास्ता बना दिया। ये एक सीन था जो ब्लास्फेमर आमोन ने क्रिएट किया था जब वो जायंट किंग्स कोर्ट के प्रोजेक्शन में एंटर हुआ था। और ठीक जैसे उसे लगा कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स के बारे में पर्याप्त नहीं जानता है और दूसरे मेथड पर स्विच करने का प्लान बनाया। स्टाफ ऑफ द स्टार्स पर लाल, हरे, नीले और ट्रांसपेरेंट जेम्स पहले ही एक हल्की चमक बिखेरने लगे थे क्योंकि वे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए थे। जमी हुई ग्रेश व्हाइट फॉग भी उसी तरह उबल रही थी, लेकिन ये इतनी इंटेंस नहीं थी। वे पीछे की ओर मंथन कर रहे थे जैसे वे अलग हो रहे थे, लेकिन उनके सामने का एरिया एक एंडलेस ग्रेश व्हाइट मास बना रहा। इसका कोई अंत नहीं था। क्लाइन ने अपने दिल में आह भरी। जैसे ही उसने अपने थॉट्स को कंट्रोल करने पर फोकस किया, उसने दूसरी कोशिशें की। पिछले 3 मिनटों में उसने कम से कम 10 बार कड़ी मेहनत की थी। 7 बार अपनी मर्जी से थे, जबकि 3 बार वो अपना गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन वो अंततः इनविजिबल बैरियर को खोलने में असमर्थ था। वाकई नॉर्मल मेथड्स काम नहीं करते। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसने 0-62 के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को, जो अपनी लिमिट के करीब था, रियल वर्ल्ड से गायब होने दिया। उसने साइलेंट ग्रेश व्हाइट फॉग को घूरा और लगभग 1 मिनट तक नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक स्टैच्यू में बदल गया हो। फाइनली क्लाइन ने अपनी आंखें बंद की और दूर देखा। हाथ में लालटेन पकड़े हुए वो पास के इंसानों की ओर चला जो देख रहे थे। उसका ब्लाइंड कोशिशें करने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि इस बात का हाई चांस था कि वो सफल नहीं होगा। उसने उन लोगों से पूछने का प्लान बनाया जो 2 से 3 हजार सालों से विसिनिटी में पहरा दे रहे थे। ये ऑब्वियस था कि इन एंशिएंट सर्वाइवर्स ने ग्रेश व्हाइट फॉग को एक्सप्लोर किया था। वो देखना चाहता था कि क्या वो उनके सालों के एक्सपीरियंस से इंस्पिरेशन पा सकता है।
क्लाइंट के असम्पशन के आधार पर इंसान निश्चित रूप से उसके प्रति एक्सेसिवली रिएक्ट करेंगे, इसलिए उसने पहले से ही कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स तैयार कर ली थी ताकि वे उससे शांति से बात कर सकें। हालांकि जब उसने लालटेन के दोनों ओर डस्क की रोशनी को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि बदसूरत और डिफॉर्म्ड इंसान अपना मुंह खोले उसे घूर रहे थे। वे कंफ्यूज्ड और शॉक लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने टेम्पररी तौर पर सोचने की एबिलिटी खो दी हो। क्लाइंट ने थोड़ा फ्राउन किया। अंधेरे में वो बिना किसी जल्दबाजी के एंशिएंट सर्वाइवर्स की ओर चला और 2 से 3 मीटर दूर रुक गया। तुम इस फॉग के बारे में क्या जानते हो? क्लाइंट ने जोटुन में गहरी आवाज के साथ पूछा। वो लैंग्वेज जो नेचर की पावर्स को हिला सकती थी, उसमें जियोग्राफी की वजह से कोई अंतर नहीं था। एक्सेंट में केवल थोड़ा सा अंतर था, लेकिन ये बहुत नहीं था। अगर ओरिजिनल वर्जन को मॉडिफाई किया जाता तो रिचुअलिस्टिक मैजिक में इसके इफेक्ट्स खो जाने का चांस था। ये तब हुआ जब गेरमैन स्पैरो ने सवाल उठाया कि अदाल अपने डैश से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके होंठ कांपे जब उसने एक एम्बिगुअस टोन में जवाब दिया, हमने कभी फॉग को पहले बदलने का कारण नहीं बनाया। अभी अभी गेरमैन स्पैरो ने फॉग को पानी की तरह उबाला था और किनारों पर अलग कर दिया था। इस सीन ने उन्हें वास्तव में डरा दिया था, जैसे कि वे कोई मिरेकल देख रहे हों। मून सिटी के निवासियों की कई जनरेशंस की 2 से 3,000 साल की कड़ी मेहनत एक ऐसे व्यक्ति से कमतर थी जिसके हाथ में एक स्टाफ था और एक कोशिश जो 200 दिल की धड़कनों से ज्यादा नहीं चली। ये भी मुख्य कारण था कि उन्होंने गेरमैन स्पैरो का विरोध करना छोड़ दिया था जब वो उनके पास आया था। वे इंस्टिंक्टिवली मानते थे कि चाहे वे उससे कैसे भी बचें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। 2 सेकंड की खामोशी के बाद क्लाइंट ने पूछना जारी रखा, क्या तुम्हारे पास कोई कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स हैं? इस मोमेंट पर अदाल समझ गया कि गेरमैन स्पैरो का क्या मतलब है। वो पल भर के लिए हिचकिचाया और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, हालांकि केवल हाई प्रीस्ट और बाकी लोग ही इसे अक्सर देखते थे। ब्लैक ट्रेंच कोट और हाफ टॉप हैट पहने हुए क्लाइंट ने पल भर के लिए सोचा और अचानक वॉइड से एक आइटम बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। ये ब्रॉन्ज से ढका हुआ एक क्रॉस था जिसमें से कई नुकीले स्पाइक्स बाहर निकले हुए थे। ये सिटी ऑफ सिल्वर का फॉर्मर सील्ड आर्टिफैक्ट था, लाइफ स्केन। हालांकि वो इसे पहले ही एवरनाइट गॉडेस को सैक्रिफाइस कर चुका था, जब तक ये एक स्कॉलर ऑफ योर के पास था, ये केवल एक अलग तरीके से उनका साथ देगा। लाइफ स्केन हाथ में लेकर क्लाइंट ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और मून सिटी की हंटिंग टीम के लीडर को टैप करने के लिए केन का सिरा यूज किया। पहले के एक्सपीरियंस ने अदाल को चकमा देने में असमर्थ बना दिया। उसके चेहरे के ट्यूमर फटने लगे क्योंकि मवाद बहने लगा, फीका पड़ गया और गायब हो गया। अंत में एक भी निशान नहीं बचा था। अपनी टीम के मेंबर्स के लुक से अदाल जानता था कि उसमें बदलाव आया है। उसने हिचकिचाते हुए अपना दायां हाथ उठाया और अपने चेहरे को छुआ, ऊपर से नीचे और वापस ऊपर। वो इसे दोहराता रहा। इस प्रोसेस के दौरान उसने रियलाइज किया कि वो एक अनप्रेसिडेंटेड हेल्दी स्टेट में था, जो तब से बेहतर था जब वो पहली बार एडल्ट बना था। क्लाइंट ने उसे नहीं देखा। उसने तिरछे एक कदम उठाया और लाइफ स्केन का यूज बाकी एंशिएंट सर्वाइवर्स का इलाज करने के लिए किया। अदाल को एक उदाहरण के रूप में लेकर शिन और बाकी लोग गार्ड पर थे और अलर्ट थे जब उन्होंने केन के साथ कांटेक्ट एक्सेप्ट किया और उन्हें लगा कि उन्हें जीवन का एक नया पट्टा मिल गया है। उनमें से 2 डिफॉर्म्ड बीइंग्स जो आसानी से इमोशनल हो जाते थे, वे रोने से खुद को नहीं रोक सके। अनफॉर्चुनेटली, मैन नेचुरल डिफेक्ट्स का इलाज नहीं कर सकता। मेंटल इलनेस का इलाज किया जा सकता है, लेकिन कुछ क्रेजी टेंडेंसीज का इलाज नहीं किया जा सकता। क्लाइंट ने अपना दायां हाथ पीछे खींचा और लाइफ स्केन के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को गायब होने दिया। इसके ठीक बाद उसने एक और केन पकड़ी जो एक ऑर्डिनरी लकड़ी के रंग की लग रही थी। ये एंशिएंट सन गॉड के अनशेडोड क्रूसिफिक्स की हिस्टोरिकल इमेज थी। हाथ में क्रॉस के साथ क्लाइंट ने इसे थोड़ा ऊपर उठाया और एंशिएंट सर्वाइवर्स पर निशाना साधा। प्योर, ब्राइट और वार्म लाइट खिल उठी, उनके चारों ओर के अंधेरे को दूर करते हुए और उन्हें रोशन करते हुए। उनके कॉम्बैट एक्सपीरियंस ने उन्हें इंस्टिंक्टिवली खुद को डिफेंड करने की कोशिश करवाई, लेकिन उनके एक्शंस प्रोसेस के बीच में रुक गए। ब्राइटनेस और वार्मथ कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना अलाव से की जा सके। इसने मून सिटी हंटिंग टीम के बचे हुए मेंबर्स को एंशिएंट बुक्स और हाई प्रीस्ट द्वारा डिस्क्राइब की गई डाइटीज को याद दिला दिया। वे डाइटीज थे जो बाउंडलेस लाइट एमिट करते थे और बाउंडलेस वार्मथ लाते थे। ब्राइट, प्योर लाइट की रोशनी के नीचे एक डिस्टॉर्टेड स्ट्रगल करती हुई इल्यूसरी काली गैस, जिसमें अपना खुद का जीवन लग रहा था, अदाल, शिन और कंपनी की बॉडी से उबलने लगी, तेजी से ऊपर उठी और बिखर गई। मून सिटी हंटिंग टीम के मेंबर्स ने अपनी बॉडीज को और अधिक रिलैक्स्ड महसूस किया और उनकी सोल्स के भीतर का प्रेशर गायब हो गया। उनकी बॉडीज के क्यूमुलेटिव करप्शन और बीमारियों को खत्म करने के बाद क्लाइंट ने अपनी कलाई को थोड़ा हिलाया, जिससे अनशेडोड क्रूसिफिक्स उसके सामने गायब हो गया। वो अपनी ओरिजिनल जगह पर चला गया और मुड़ा। उसने एंशिएंट सर्वाइवर्स को देखा और कहा,
मैं यहाँ नष्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने लॉर्ड की रेडियंस फैलाने आया हूँ, रोशनी और गर्मी लाने के लिए। वापस जाओ और अपने लीडर को बताओ कि मैं यहाँ हूँ। अगर वो तैयार है तो वो आ सकता है। उसने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इन एंशिएंट सर्वाइवर्स का गैदरिंग पॉइंट कहाँ था, और न ही उसने सीधे वहां जाने का प्लान बनाया। ये रेसिस्टेंस और विजिलेंस के सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म को ट्रिगर करेगा, इसलिए उन्हें चॉइस देना सबसे सूटेबल सॉल्यूशन था। उस मोमेंट पर अदाल, शिन और बाकी लोग गेरमैन स्पैरो द्वारा लगातार मिस्टिकल आइटम्स निकालने से पहले ही शॉक थे। उन्हें लगा कि वे एक मिरेकल में चल रहे थे और पहले ही डिवाइन लाइट द्वारा क्लीन कर दिए गए थे, जिससे उनकी फिजिकल कंडीशन अपनी ऑप्टिमम स्टेट में रिकवर हो गई थी। ये उनके पीक से भी एक्सीड कर गई थी। ठीक है। कुछ सेकंड बाद अदाल ने जवाब दिया। जैसे ही वे मुड़े और मून सिटी लौटने की तैयारी की, अंधेरे की गहराइयों से लपटें उठीं क्योंकि वे तेजी से पास आ रही थीं। लीडर एक बूढ़ा आदमी था जिसने गहरे भूरे रंग की बीस्ट हाइड पहनी थी। उसके बाल ग्रे और बिखरे हुए थे और उसका चेहरा असली दरारों से भरा था। हाई प्रीस्ट, दूसरी पार्टी को पहचानते हुए शिन बुदबुदाई। ये मून सिटी के हाई प्रीस्ट निम के अलावा और कोई नहीं था। निम के पीछे रस और हंटिंग टीम के अन्य मेंबर्स थे जो समय से पहले शहर लौट आए थे, साथ ही कई अन्य हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स भी थे। निम ने ग्रुप के सामने जाने से पहले अदाल, शिन और बाकी लोगों की ओर सिर हिलाया। उस आदमी को देखते हुए जिसने मिशनरी होने का दावा किया था, गेरमैन स्पैरो, उसने अपने हाथ क्रॉस किए और झुक गया। ऑनरेबल गेस्ट, मैं मून सिटी का हाई प्रीस्ट निम हूँ। मून सिटी कभी वैम्पायर्स का था, लेकिन वो सिविलाइजेशन एंशिएंट टाइम्स में नष्ट हो गई थी। बाद में हमने ग्रेट सन गॉड, वो लॉर्ड जिसने सब कुछ बनाया, के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट किया और हम ग्रेश व्हाइट फॉग को देखने और कॉरेस्पॉन्डिंग कोशिशें करने के लिए यहाँ चले आए। वो तब भी जारी रहा जब जमीन शापित थी और लॉर्ड ने हमें जवाब नहीं दिया। आज तक 3722 साल बीत चुके हैं। चैप्टर 12-13 द इटर्नली इम्पर्टर्बेबल फॉग। 3722 साल। वकाई, उन्हें यहाँ तब भेजा गया था जब एंशिएंट सन गोद अभी भी जिंदा थी। सिटी ऑफ सिल्वर के अंधेरे में 2000 साल से ज्यादा समय तक सर्वाइवल को रेफरेंस मानते हुए क्लाइन ने मून सिटी के हाई प्रीस्ट की बातों को आसानी से कंफर्म कर लिया। उसने हल्का सा सर हिलाया और पूछा, क्या तुम लोग इस फोक की पहरेदारी कर रहे हो ताकि इसमें कोई अनोमली ना हो? मून सिटी का हाई प्रीस्ट निम, जो गहरे भूरे रंग की बीस्ट हाइड में लिप्त था, उसने अपना सर हिलाया। लॉर्ड ने हमें जो रेवलेशन दिया था वो ये था कि हम पूरे दिन इस एरिया की पहरेदारी करें। हमें ये जानना था कि क्या कोई फोक से बाहर आता है। फोग से बाहर आता है। एंशिएंट सन गोद को पहले से आभास था कि कोई इस फॉग से बाहर आएगा। अगर फोग की दूसरी तरफ वकाई वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां अभी भी लाइफ और सिविलाइजेशन हो सकती है? जब क्लाइन ने यह सुना तो उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई, लेकिन उसने गहराई से एक रियलिटी को रियलाइज किया। एमन के पिता, दूसरे क्रिएटर, असल में इस ग्रेश व्हाइट फॉग को खोलने में असमर्थ थे और उन्हें यहाँ पहरेदारी के लिए लोगों को भेजने की जरूरत पड़ी। क्या इस इनविजिबल बैरियर से पास होने के लिए किसी स्पेसिफिक मेथड की जरूरत है? मिस्टर हैंग्ड मन ने पहले मेंशन किया था कि क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनेम ने कहा था कि एक इनकैंटेशन या कमांड की जरूरत हो सकती है। साथ ही शर्त यह है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पहले ही फिर से सरफेस पर ए चुका हो। क्लाइन ने हाई प्रीस्ट को देखा जिसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं और बिना पलक झपकाए कहा, मुझे विश्वास है कि उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया होगा। मैं एक मिशनरी हूँ। मैं इस जमीन पर लॉर्ड की रोशनी फैलाने आया हूँ। निम ने साफ साफ कहा। शुरुआत में ये लॉर्ड का रेवलेशन था। जब उन्होंने चाहा कि हम इसकी निगरानी करें, तो वे ये भी चाहते थे कि हम फोग से गुजरने का कोई रास्ता सोचें। जमीन के शापित होने के बाद हमने उम्मीद खोजने के लिए मेनली इसी का उस किया। हालांकि हमने अल्टीमेटली कुछ भी ठोस हासिल नहीं किया। हमने चाहे कोई भी मेथड यूज किया हो, सोलिडिफाइड मिस्ट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये कहने के बाद वह हिचकिचाया और बोला, ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन वह वैसा रिएक्शन नहीं था जैसा हम चाहते थे। क्लाइन को तुरंत उम्मीद दिखाई दी और उसने अपनी नॉर्मल बोलने की स्पीड बनाए रखते हुए पूछा, क्या रिएक्शन था? ये देखकर कि हाई प्रीस्ट थोड़े हिचकिचा रहे थे और तुरंत जवाब नहीं दे रहे थे, शिन ने पहल की और कहा, हाई प्रीस्ट, हिज एक्सीलेंसी स्पैरो ने पहले ही फोग के एक हिस्से को अलग कर दिया है, यूएस गहराई तक, जो हम पिछले 2 से 3000 सालों में मैनेज कर पाए थे उससे कहीं ज्यादा। निम गेरमान स्पैरो को गहराई से देखने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, 1730 साल से भी पहले यूएस समय के हाई प्रीस्ट इस क्रूर सच से इंस्पायर्ड द कि मून सिटी पिछले 2000 सालों में कुछ भी हासिल करने में फैल रहा था। उस लगा कि हम इस फोक को एक सील की तरह ट्रीट नहीं कर सकते जिसे तोड़ने की जरूरत है। इसके बजाय इसे एक ग्रेट एग्जिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उसने इस फोक के लिए हॉनोरिफिक नेम, प्रेयर स्टैंजा और कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल्स डिजाइन किए।
उसने यहाँ बार बार रिचुअल्स किए, कम्युनिकेट करने और प्रार्थना करने की कोशिश की। ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसके बारे में कोई नॉर्मल इंसान नहीं सोचता। मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा था। वकाई, इन सालों में मून सिटी में बहुत से लोगों के पास अजीब आइडियाज रहे हैं। 3000 साल का समय किसी चीज के लिए नहीं है। क्लाइन ने अंदर ही अंदर आह भरी और हल्का सा सर हिलाया। क्या उसके बाद कोई फीडबैक मिला? निम ने नाक से आवाज निकालकर कंफर्मेशन दिया और जवाब दिया। एक पॉइंट पर हाई प्रीस्ट ने ऑनरिफिक नेम के पहले सेंटेंस को बदलकर द इटर्नली इम्पर्टर्बेबल फॉग कर दिया। फिर बाद के रिचुअल के दौरान उसने फोग की गहराइयों से आती हुई आवाजों की एक सीरीज सुनी। अनफॉर्चुनेटली वह इसे साफ नहीं सुन सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, जिससे इसे इंटरप्रेट करना इम्पॉसिबल हो गया। तब से हमने अनगिनत रिचुअल्स किए। हमने रियलाइज किया कि रिस्पॉन्स हमेशा गारंटीड नहीं होता। भले ही कोई रिस्पॉन्स हो, ये टाइमली नहीं हो सकता। हमें सब्र से इंतजार करना होगा। जैसे ही क्लाइंट के दिमाग में विचार दौड़े, उसने पूछा, मोटे तौर पर सफल होने में कितनी बार लगता है? कोई पैटर्न नहीं है। कभी कभी हम तुरंत सफल हो जाते हैं, कभी कभी हमें 1 महीने के बाद भी कोई फीडबैक नहीं मिलता। निम ने आह भरते हुए कहा, हमने कई बदलाव किए हैं, लेकिन वे सब बेकार थे। क्या तुमने सुना कि अन आवाजों ने बाद में क्या कहा? क्लाइंट ने पूछा। नहीं, शायद हमारा सीक्वेंस इतना हाई नहीं है, या हमारे पास अभी भी ताकत की कमी है। निम ने अपना सर हिलाया। अगर यही कारण है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। कुछ सेकंड्स हिचकिचाने के बाद उसने पोलाइटली पूछा, क्या तुम फिर से सही रिचुअल कर सकते हो? मैं अन आवाजों को सुनना चाहूंगा। इस तरह की पोलाइटनेस कुछ ऐसी थी जिसे निम रिफ्यूज नहीं कर सकता था, और ना ही उसने रिफ्यूज करने की हिम्मत की। वाह, पाल भर के लिए हिचकिचाया और बोला, जरूर, लेकिन बहुत सारे मटेरियल्स मून सिटी में हैं। आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। कुछ सोचने के बाद क्लाइंट ने पूछा, क्या तुमने अन मटेरियल्स को पहले उस किया है? हाँ, निम ने कंफ्यूजन में जवाब दिया। क्लाइंट ने इंडिफरेंटली सर हिलाया। चलो इसे अभी करते हैं। मुझे बताओ कि तुमने आखिरी बार अन मटेरियल्स को कब उस किया था और वे पास में कहाँ थे? चैप्टर 1214 वॉइस। हाई प्रीस्ट का रिप्लाई सुनने के बाद क्लाइंट ने अपनी लालटेन पकड़ी और ग्रेश व्हाइट फॉग के पैरेलल राइट तरफ 20 to 30 स्टेप्स चला। फिर उसने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, जैसे कुछ सेंस कर रहा हो। इससे पीछे खड़े मून सिटी के बियॉन्डर्स डर गए और कोई साउंड नहीं किया, ऑरेकल को डिस्टर्ब करने से डरते हुए। 4 to 5 सेकेंड्स बाद क्लाइंट ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और हवा में धीरे से कुछ ग्रैब किया। एक स्टोन का बना ऑल्टर रियल वर्ल्ड में गिर गया। उस पर ऑयल की 3 कैंडल्स और 7 to 8 स्पिरिचुअल मटेरियल्स थे। एक सीक्वेंस 4 डेमिगॉड होने के नाते निम टेकन अबैक था। उसे अपनी आंखों पर बिलीव करना मुश्किल हो रहा था। प्रीवियसली उसने गेरमैन स्पैरो को अपनी केन निकालते हुए देखा था, अपने कंपेनियन को ट्रीट करने के लिए। उसने सिर्फ ये बिलीव किया था कि गेरमैन स्पैरो के पास स्पेस की पावर्स हैं, या उसे मिस्टर फूल का फेवर मिला है। लेकिन अब उसका जजमेंट पूरी तरह ओवरटर्न्ड हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ऑल्टर, फ्यू कैंडल्स और स्पिरिचुअल मटेरियल्स को बहुत फैमिलियर पाया। वो सब उसके द्वारा एक बार यूज किए गए थे। उसने एक्चुअली कुछ ऐसा मैनेज किया क्रिएट करना जो उसने पहले यूज किया था। क्या ये वो पावर है जो हिस्ट्री से आती है, एक पावर जो टाइम से आती है? निम ने मून सिटी के रेमिनेंट टोम्स का कंटेंट रिकॉल किया और डेमीगॉड्स के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग एक प्रीलिमिनरी गेस बन गई। उस मोमेंट पर क्लाइंट घुमा और हाई प्रीस्ट की तरफ देखा। यू मे बिगिन। निम ने क्वाइटली एक डीप ब्रेथ ली। अदाल, शिन और रस जैसों की वॉचफुल आइज के नीचे वो ऑल्टर के पास गया और स्पिरिचुअलिटी की एक वॉल क्रिएट की। ऑल्टर पर एनग्रेव्ड सिंबल्स, लेबल्स और पैटर्न्स को देखने और कंफर्म करने के बाद कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उसने प्रोसेस को फॉलो किया जो उसकी मेमोरीज में एनग्रेव्ड था और ग्रेट फैमिलियरिटी के साथ रिचुअल शुरू किया। एंड में उसने अपना सिर झुकाया और लो वॉइस में चैंट किया, द इटर्नली इम्पोर्टेबल फॉग, अ बैरियर फ्रोजन इन स्पेस टाइम, द एग्जिस्टेंस दैट कंटेन्स एवरीथिंग। प्रेयर खत्म होने से पहले क्लाइंट ने अपना अटेंशन ग्रेश व्हाइट फॉग पर प्लेस कर दिया था, उम्मीद करते हुए कि डीप विदिन से आती साउंड सुनाई देंगी। इसके लिए उसने सीक्रेटली लार्ज नंबर ऑफ मॉन्स्टर मैरियोनेट्स को कंट्रोल किया जो सराउंडिंग डार्कनेस में वॉक कर रहे थे सेपरेट होने के लिए। उसने उन्हें एक सर्टेन डिस्टेंस पर स्पेस आउट किया, होपिंग कि वो कोई सस्पिशियस ट्रेसेस मिस नहीं करेगा। हाउएवर, उसने रिचुअल कंप्लीट होने तक कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं किया। कुछ देर और वेट करने के बाद क्लाइंट ने मून सिटी के हाई प्रीस्ट निम पर गेज कास्ट की और कामली कहा, वन मोर टाइम ... बैकलुंड एम्प्रेस बरो हॉल फैमिली की स्टडी में। परमिशन रिसीव करने के बाद ऑड्रे ने डोर पुश किया और अंदर वॉक किया। उसके फादर अर्ल हॉल और उसका भाई हिब्बर्ट कुछ मैटर्स डिस्कस कर रहे थे। ओ बेबी, तुम टू वेल?
टू वेल नहीं दिख रही हो? अर्ल हॉल ने अपनी गेज डोर की तरफ कास्ट की। ऑड्रे ने एक्ट नहीं किया जब उसने एक स्माइल फोर्स की और कहा, पावर्टी रिलीफ फाउंडेशन में फूड की ह्यूज लैक है। मैं और कलेक्ट करना चाहूंगी। मैंने आज मैनी नोबल्स को विजिट किया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि और फूड नहीं बचा है। इट्स द सेम इवन इफ आई ऑफर टू बाय इट विद गोल्ड पाउंड्स। जब ये वर्ड्स कहे गए, नोबल्स या तो पार्लर में थे या हाई टी के लिए स्पेशली यूज किए जाने वाले स्पॉट पे। उनके सामने हाई क्वालिटी ब्लैक टी और मैनी एक्सक्विजिट डेजर्ट्स थे। टाइम टू टाइम वो ऑड्रे को अपने डेजर्ट शेफ की कॉलिनरी स्किल्स इवैल्यूएट करने के लिए इनवाइट करते। उनके सर्वेंट्स के चीक्स रोजी थे और वो वेरी लाइट फुटस्टेप्स लेते थे। वो गेस्ट्स को डिस्टर्ब करने से प्रिवेंट करने के लिए साउंड नहीं करते थे। द करंट सिचुएशन। अर्ल हॉल ने साय साय किया जब उसने वो सुना। ऑड्रे ने एक मोमेंट सोचा और सीरियसली कहा, फादर, मुझे याद है कि घर पर क्वाइट अ लॉट ऑफ फूड होना चाहिए। क्या मैं उसमें से कुछ मनी से बाय कर सकती हूँ? ऑड्रे, तुमने ऑलरेडी टू मच कर दिया है। तुम्हें और करने की नीड नहीं है, हिबर्ट हॉल ने फ्रॉन के साथ कहा। एज फॉर ऑड्रे, उसने सिर्फ अपने फादर को देखा और अपने एल्डर ब्रदर के वर्ड्स को रेस्पॉन्ड नहीं किया। अर्ल हॉल का एक्सप्रेशन, जो अपनी डॉटर को देखकर रिलैक्स हुआ था, वो फिर से सीरियस हो गया। ऑड्रे, चैरिटी के लिए प्रेरिक्विजिट ये है कि वो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की लाइफ को अफेक्ट ना करे। ये एक प्रिंसिपल है जो मैं विश करता हूं कि तुम रिमेंबर रखो। ऑड्रे, जिसने लॉन्ग गोल्डन वाइट ड्रेस पहना था, अपनी आईब्रोज रिलैक्स की और सिंसियरली कहा, फादर, जो अमाउंट ऑफ फूड हमने घर पर स्टोर किया है वो इस हाउस में एवरीवन के लिए एंटायर ईयर और इवन मोर के लिए इनफ है। बिसाइड्स, ईस्ट चेस्टर काउंटी में भी अ लॉट ऑफ फूड है। एज विंटर काउंटी कंप्लीटली नहीं गिरा था, फेशक आर्मी जिसने मिडसीशायर इन्वेड किया था उसने ईस्ट चेस्टर काउंटी अटैक नहीं किया। एज फॉर द फेशक, इंटिस और फेनापोर्टर फ्लीट, वो लोएन के फ्यू आयरनक्लाड वॉरशिप फ्लीट्स द्वारा सप्रेस किए गए थे। वो बेरली सिचुएशन डील कर सकते थे और सी पर सप्लाई लाइन प्रोटेक्ट कर सकते थे। अपनी डॉटर की एमरल्ड ग्रीन आइज को कुछ सेकंड्स देखने के बाद वो सडनली साई किया और स्माइल किया। ऑड्रे, तुम रियली ग्रो अप हो गई हो। तुम्हारे पास अपने आइडियाज और प्रिटी कमेंडेबल डिटर्मिनेशन है। हाउएवर, हम नहीं जानते कि ये वॉर कब तक लास्ट करेगा। हम नहीं जानते कि आउटकम क्या होगा। हमें इससे डील करने के लिए अ लॉट ऑफ फूड लीव करना होगा। मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि मेरे हर मील में 2 लेस डेलिकेसीज हों ताकि ट्रबल में फंसे लोगों की हेल्प हो सके। मैं नहीं चाहता कि मेरा डाइनिंग टेबल वैसा बन जाए जैसा न्यूज़पेपर मिडिल क्लास के बारे में कहता है। ये कंप्लीटली हमें नोबल्स के रूप में हमारी डिग्निटी लूज करा देगा। ये समथिंग है जो हम हर जनरेशन के साथ अबाइड करते हैं। क्या तुम अंडरस्टैंड कर रही हो मेरा क्या मतलब है? आई वॉज जस्ट मेकिंग एन एनालॉजी। इसका एसेंस ये है कि मैं फैमिली लाइन के कंटिन्यूएशन और फ्यूचर को ज्यादा वैल्यू करता हूँ। मैं हमारे स्टेटस और स्टैंडिंग को वैल्यू करता हूँ। ओनली व्हेन इट डजंट अफेक्ट देम विल आई एक्सप्रेस माई लव एंड काइंडनेस। ऑड्रे, जो मैंने कहा वो क्रूल हो सकता है, लेकिन तुम ऑलरेडी ग्रो अप हो चुकी हो। इट्स टाइम टू हियर दिस। एवरीवन सेल्फिश है, लेकिन वेरिंग लेवल्स पर। मेरे हार्ट में एंटायर हॉल फैमिली मेरे और तुम्हारी मदर, योरसेल्फ, हिब्बर्ट और अल्फ्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा फर्स्ट फेथ और गुड फ्रेंड्स होंगे। नेक्स्ट वो पीपल हैं जिनसे हम एक्वेंटेड हैं। फाइनली वो पूरा बैकलुंड होगा, वो जो नीड ऑफ हेल्प में है। अगर ये फर्स्ट लिस्टेड वंस को अफेक्ट नहीं करता है तो मैं उनकी हेल्प करने में माइंड नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली मुझे अब इवन मोर थिंग्स कंसीडर करनी है। इस पॉइंट पर अर्ल हॉल ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग मैनर में अपना हेड शेक किया। आई एम सॉरी टू लेट यू नो दैट योर फादर इज सच अ सेल्फिश पर्सन। एज ऑड्रे ने अपने फादर के वर्ड सुने, उसका एक्सप्रेशन पहले स्लाइटली चेंज हुआ लेकिन फिर डिसअपियर हो गया। अंटिल द एंड वहां नो एडिशनल इमोशंस थे। उस मोमेंट पर वो आस्किंग अगेन से पहले एक मोमेंट के लिए साइलेंट थी। बट वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अ लॉट मोर देन व्हाट वी नीड। कांट वी इवन शेयर अ पोर्शन ऑफ इट? हिबर्ट हॉल ने एंग्रीली इंटरप्ट किया। तुम वाई वो थिंग्स गिव अवे कर रही हो जो हमने पेन्सटेकिंगली अदर्स से ऑब्टेन की हैं? ये हमारी लैंड, फार्मलैंड और फॉरेस्ट से प्रोड्यूस्ड है। ये वो है जो हमने मनी से बॉट किया। और ये फंड्स और एसेट्स फैमिली में पास डाउन हुए। ये फादर की एक्यूमेन और पावरफुल करिश्मा से अर्न्ड थे। ये जनरेशन से एक्यूमुलेटेड था। चैरिटी करके अदर्स की हेल्प करना ये लव का एक एडिशनल डिस्प्ले है, नॉट समथिंग दैट वी हैव टू डू यू अंडरस्टैंड? अर्ल हॉल ने नोट किया। जो हिब्बर्ट ने कहा वो जनरली राइट है। मैं भी वही थॉट्स शेयर करता हूं। ऑड्रे ने अपने लिप्स पर्स किए और स्लोली नोट किया। आई अंडरस्टैंड। अर्ल हॉल ने अपनी गेज रिट्रैक्ट की और हिब्बर्ट से कहा, वी हैव टू कीप द फूड स्टोर्ड प्रॉपर्ली।
अगर वॉर का आउटकम रिवर्स नहीं हो सकता, ट्राई कॉन्टैक्टिंग द फेलोज फ्रॉम इंटिस एंड शो देम सम ऑफ आवर सिंसियरिटी। बैटल सो लॉन्ग से गोइंग ऑन है। क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल डाई हो चुके हैं। मैनी फील्ड्स अबैंडन्ड हो गए हैं और सिटीज में प्राइसेस सोर हो गई हैं। फूड, कैटल और लैंड की वेरी हाई डिमांड होगी। इन एडिशन, मेरे पास इंटिस सूचित बैंक में शेयर्स हैं, एज वेल एज द शेयर्स इन द वर्वत बैंक एंड बैकलुंड बैंक। मुझे उन्हें ब्राइब करने में एबल होना चाहिए। हे सच टाइम्स में ओनली बाय सेटिस्फाइंग दीज एस्पेक्ट्स कैन वी टॉक अबाउट फेमिलियल रिलेशनशिप्स। इंटिस और लोएन में ऑफन मैरिज अलायंसेज होती थीं। Many nobles relatives थे, especially God of Steam के believers. Father, are you considering surrendering? हिब्बर्ट ने सरप्राइज में पूछा। अर्ल हॉल ने स्लाइटली नोट किया और अगेन साई किया। How can I not consider it in light of the current situation? When the time comes, you will be the new Earl Hall. हिब्बर्ट का हार्ट पैल्पिटेट हुआ जब उसने वो सुना, लेकिन वो भी पजलर था। What about you, father? अर्ल हॉल ने बिटर स्माइल के साथ रिप्लाई किया। Both your mother and I are devout believers. चर्च में हमारा एक सर्टन स्टेटस है। जब लोएन फॉल होता है और चर्च डिस्ट्रॉयड होता है, द आउटकम विल नॉट बी गुड इफ वी आर स्टिल अनविलिंग टू स्टेप डाउन। इस पॉइंट पर उसने अपने एल्डेस्ट सन को कंफर्ट किया। जब तक हॉल फैमिली स्टिल अराउंड है और एरिस्टोक्रेटिक टाइटल स्टिल देयर है, हम अपने कोर एसेट्स का मच लूज नहीं करेंगे। हम अपने एडवांस्ड ईयर्स में ऐसी मिजरेबल स्टेट में नहीं होंगे। रिमेंबर टू प्रिपेयर अ सीक्रेट प्रेयर रूम फॉर अस एट होम आफ्टर यू कन्वर्ट योर फेथ टू द गॉड ऑफ स्टीम। As the two of them conversed, Audrey, जिसने लॉन्ग गोल्डन व्हाइट ड्रेस पहना था, डोर से क्वाइटली वॉच कर रही थी। वो क्वाइटली लिसन कर रही थी। उसकी ग्रीन आइज जेम्स की तरह शिमर कर रही थीं। डॉट रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद ऑल्टर का प्रोजेक्शन वैनिश हो गया। मून सिटी के हाई प्रीस्ट निम ने गेरमैन स्पैरो से कहा, जो स्ट्रेंज लालटेन होल्ड कर रहा था डेलिब्रेशन में, इट लुक्स लाइक इट वोंट वर्क टुडे। वी कैन ट्राई इट टुमारो। इट वोंट लास्ट मोर देन 2 months. उस मोमेंट पर all Klein could think of was another question. Could it be that the ritual was unsuccessful since it appears to perfunctory using historical void projections? उसने खुद पर डीपली रिफ्लेक्ट किया और हाई प्रीस्ट को लिसन करने का डिसाइड किया। वो टुमारो अगेन ट्राई कर सकते थे। जब टाइम आएगा, वो डेफिनेटली उसे रियल मटेरियल्स लाने के लिए कहेगा। वो नोट करने ही वाला था जब उसने एक फेंट वॉइस सुनी। वॉइस ग्रेश व्हाइट फॉग के डीप विदिन से साउंड हुई। ये लेयर्ड और इंडिस्टिंक्ट थी। इट्स इफेक्टिव? दिस रिचुअल रियली डज हैव एन इफेक्ट, बट द डिले इज टू ग्रेट। तारांकन क्लाइन डिलाइटेड था एज उसने इमीशिएटली अपना राइट हैंड रेज किया और स्लाइटली डाउन प्रेस किया, मून सिटी के बियॉन्डर्स को साइलेंट रहने के लिए जेस्चर करते हुए। उसने इमीशिएटली अपनी ब्रेथ होल्ड की और लिसनिंग पे फोकस किया। जो वॉइस ग्रेश व्हाइट फॉग के विद इन एको हुई, वो मेनी डिफरेंट सोर्सेज से आती हुई सीम हुई। वो ईच अदर के साथ इंटरट्विन हुए, occasionally overlapping with each other in destructive interference and creating a resonance when in constructive interference. Gradually, voice Klein के ears में clearer हो गई, especially when it resonated. ये एक ऐसी language seem हुई जिससे वो familiar था. It seemed like countless people were chanting a name together. Name था The Celestial Worthy of Heaven and Earth for Blessings. Chapter 1215. अभी समय नहीं आया है. The Celestial Worthy of Heaven and Earth for Blessings. जब उसने ग्रेश व्हाइट मिस्ट की गहराइयों में वो आवाजें सुनी, तो क्लाइन थोड़ा कांप उठा और उसके सिर का पिछला हिस्सा सुन्न हो गया। ये फीलिंग जल्दी ही उसकी पूरी बॉडी में फैल गई, जिससे उसकी स्किन पर छोटे छोटे गूज़बम्प्स आ गए। ये दूसरी बार था जब उसने रियल वर्ल्ड में द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स नाम सुना था, और पहली बार यह आमोन द्वारा कहा गया था जब उसने उसके थॉट्स चुराए थे। असल में आमोन को इसके पीछे का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता था और न ही उसने इनकेंटेशन को सच में समझा था, इसलिए एसेंस के तौर पर यह पहली बार था। लेजेंडरी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पर अपने होम टाउन के बाहर जो गायब हो गया था, ये पहली बार था जब उसने वो इनकेंटेशन सुनी जिसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। उसने अपने दिल की गहराइयों में छिपे सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स में से एक को सुना और उस ओरिएंटल ऑनरिफिक नेम को सुना जो एक अननोन एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करता था। वो वहां खड़ा रहा, उसका दिमाग लगभग खाली हो गया था। उसके कानों में कभी कभार चैंटिंग और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। जब आवाजें धीमी और धीमी होती गईं जब तक कि वे लगभग गायब नहीं हो गईं, क्लाइन ने आखिरकार अपने थॉट्स पर काबू पाया। एक फेक गॉड के रूप में जिसने बहुत सारे गिल्टी मैटर्स किए थे, उसका पहला रिएक्शन था द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स को किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु व्हील्स गुड लक में बदलने से क्या मुझे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी?
तब जब उसने द फूल का 3 स्टैंजा ऑनरिफिक नेम सेट किया था, तो पहला स्टैंजा उसके एक्सपीरियंस और स्टेट को डिस्क्राइब करता था। उस समय उसे लगा था कि ये एक ट्रांसमाइग्रेशन था और वो प्रॉब्लम को एक्सपोज करने से डरता था। उसने द फूल फ्रॉम एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड को द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा में बदल दिया था, लेकिन अंत में इसने उसके ट्रू नेचर की ओर इशारा किया। दूसरा स्टैंजा ग्रेश फॉग को उससे बांधने के लिए था, जिससे डायरेक्शन क्लियर हो सके, और पूरी तरह से लिमिट करने और कोई एम्बिग्यूटी पैदा न करने के लिए क्लाइन ने इनकैंटेशन की आखिरी लाइन को सीधे ट्रांसलेट किया था, जो थी द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। उसने ओरिजिनली सोचा था कि ये कुछ नहीं है, लेकिन बाद में उसे शक हुआ कि उसका ट्रांसमाइग्रेशन सेफिरा कैसल में लाइट के अजीब दरवाजे के फॉर्मर ओनर द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स का रिजल्ट था, या शायद ये एक सर्टेन एग्जिस्टेंस था जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी छिपा रहा था। बेशक ये भी पॉसिबल था कि द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स प्रेजेंट वर्ल्ड को सूट करने वाली एक और आइडेंटिटी क्रिएट करने से पहले एक्चुअल इनकॉर्नेशन था। जहां तक ये बात है कि आइडेंटिटी क्या थी, क्लाइन को यकीन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड में कहीं और द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स का ऑनरिफिक नेम कभी नहीं सुना था। इसलिए हालांकि संदेह और डर मौजूद था, उसने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी आदत हो गई थी। हालांकि उस मोमेंट पर शब्द द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स उसके दिल पर धमाकों की तरह लगे, उसके दिमाग पर बमबारी करते हुए, जिससे वे सभी चिंताएं और डर जो उसने अपने सबकॉन्शियस में जमा किए थे बाहर निकल आए। अपनी कंपोजर वापस पाने के बाद उसने अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए अपनी रैशनैलिटी को यूज करने के लिए खुद को फोर्स करना शुरू किया। क्या ये चैंटिंग ग्रेश व्हाइट फॉग में छिपी है, या ये गायब हुए वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से आ रही है? मैंने पहले ही सोचा था कि इस फॉग का रंग और स्टेट सेफिरा कैसल के नीचे वाले के बहुत करीब है। इसकी पावर हिस्ट्री से आती है। इसे खोलने के लिए किसी के पास टाइम पर सही पावर्स होनी चाहिए। क्वीन ऑफ कैलेमिटी कोइनेम ने एक बार कहा था कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट डेफिनेटली एपोकैलिप्स की भोर में फिर से अपीयर होगा। दूसरे शब्दों में, केवल टाइम को उस टेम्पोरल नोड की ओर धकेलने से ही ग्रेश व्हाइट फॉग जिंदा होगा। तभी इसे खोलने के लिए कोरेस्पॉन्डिंग इनकैंटेशन का यूज करना पॉसिबल होगा। वो इंसान जिसने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को गायब कर दिया, उसे सील कर दिया, या एक प्रोटेक्टिव क्वारंटाइन क्रिएट किया, क्या वो द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स है? वो एग्जिस्टेंस जिसके सेफिरा कैसल का प्रीवियस ओनर होने का शक है। सारे क्लूज के हिसाब से सेफिरा कैसल और बाकी सब ओरिजिनल क्रिएटर द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। वे उनकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों द्वारा बनाए गए थे, या कुछ ऐसा जो उन्होंने पर्सनली क्रिएट किया था। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स सेफिरा कैसल के फॉर्मर ओनर के इक्विवेलेंट है और ओरिजिनल क्रिएटर के इक्विवेलेंट भी। हालांकि सेफिरा कैसल ओरिजिनल क्रिएटर के स्प्लिट होने के बाद ही अस्तित्व में आया। इसके अलावा द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स के चैंट्स केवल सेफिरा कैसल की ओर इशारा करते हैं और केओस सी जैसी जगहों को अफेक्ट नहीं करते। साथ ही वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का गायब होना डेफिनेटली सेकेंड एपोक से पहले की बात है। एक एंशिएंट गॉड के रूप में एल्फ किंग सोनियाथ्रिम भी अपने होम टाउन लौटने में असमर्थ थे। दूसरे शब्दों में, केओटिक और क्रेजी फर्स्ट एपोक में या उससे भी पहले ओरिजिनल क्रिएटर द ओल्डेस्ट वन केओस सी और सेफिरा कैसल जैसे ऑब्जेक्ट्स में स्प्लिट हो चुका था। एंशिएंट गॉड्स के पैदा होने से पहले और भी चीजें हुई। इन मामलों की वजह से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट गायब हो गया और सेफिरा कैसल का फॉर्मर ओनर भी गायब हो गया। एंशिएंट सन गॉड सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर की भविष्यवाणी भी बहुत दिलचस्प है। ये कहती है कि कोई इस ग्रेश व्हाइट फॉग से बाहर निकलेगा, इसलिए उन्होंने लोगों को मून सिटी में रहने और इस जगह की पहरेदारी करने के लिए भेजा। स्ट्रिक्टली बोलते हुए मैं वास्तव में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट या इस ग्रेश व्हाइट फॉग से आया हूँ। हालांकि मैंने एंशिएंट सन गॉड के प्रेडिक्शन से बहुत पहले एक टाइम में सेफिरा कैसल में एंटर करने के लिए वेस्टर्न कॉन्टिनेंट छोड़ दिया था। जिस साल मैंने ग्रेश व्हाइट फॉग छोड़ा वो 1349 था और मैंने खुद को लोएन में पाया। हाँ, सर्कल्स में घूमने के बाद मैं यहाँ फिर आया और मून सिटी के लोगों से मिला। एंशिएंट सन गॉड की भविष्यवाणी सच में पूरी हो गई है। बस इतना है कि प्रोसेस थोड़ा ट्विस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिस तरह से इसे अचीव किया गया वो काफी अनएक्सपेक्टेड है। जैसे ही उसने विचार किया, उसका मूड धीरे धीरे सुधर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीन पर सिचुएशन और उसके स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसे बताया था कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में अभी भी सिविलाइजेशंस थीं जो ग्रेश व्हाइट फॉग द्वारा आइसोलेटेड थीं। बहुत से लोग अभी भी जिंदा थे। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को गायब करने का ये तरीका मुझे मिरेकल इन्वोकर के रिचुअल की याद दिलाता है, साथ ही स्पेस टाइम की पावर को यूज करने की भी। वे मुख्य रूप से अप्रेंटिस और मरॉडर पाथवेज से हैं। तो सेफिरा कैसल का प्रीवियस ओनर द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स इन 3 नेबरिंग पाथवेज को कोरिस्पॉन्ड करता है। क्लाइन ने अपने थॉट्स पर लगाम लगाई जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए। वो फिर मुड़ा और निम और बाकी लोगों से कहा,
मैंने आवाज साफ सुनी। वे क्या कह रहे हैं? निम की ग्रेश व्हाइट आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसका गहरा पॉकमार्क वाला चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। अदाल, शिन, रस और कंपनी के भी सिमिलर रिएक्शंस थे, जो और भी ज्यादा इंटेंस थे। यहां तक कि उनकी बॉडीज कांपने लगीं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसने मून सिटी के रेजिडेंट्स को 1000 साल से ज्यादा समय से परेशान किया हुआ था। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना उनकी करंट मुसीबत से बचने का सिंबल था। क्लाइन ने गहरी सांस ली और चार्ल्टन की टोन में कहा, वे मेरे लॉर्ड से प्रार्थना कर रहे हैं। ये डेफिनेटली झूठ नहीं था। आखिर द फूल के रूप में उसने पहले ही सेफिरा कैसल की शुरुआती मास्टरी हासिल कर ली थी। उसके ऑनरिफिक नेम का आखिरी सेंटेंस किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु व्हील्स गुड लक था, जो द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स के इक्विवेलेंट था। निम और कंपनी खामोश हो गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर क्लाइन को देखा तो उनकी आंखें ऑब्वियस रिस्पेक्ट और डर से भरी हुई थीं। उन मिरेकल्स के साथ जो क्लाइन ने डिस्प्ले किए थे, वे धीरे धीरे मिस्टर फूल को अपना सेवियर मानने लगे। क्लाइन ने एरिया का सर्वे किया और कहा, कम से कम 100 मीटर पीछे हटो। ठीक है, योर एक्सेलेंसी। हाई प्रीस्ट निम बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। मून सिटी के बियॉन्डर्स के एक सफिशिएंट दूरी तक पीछे हटने के बाद क्लाइन ने वॉइड में हाथ डाला और अपना एक और प्रोजेक्शन जल्दी से बाहर खींच लिया, जैसे ही उसकी असली बॉडी गायब हो गई। इसके ठीक बाद क्लाइन का हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन सॉलिडिफाइड ग्रेश व्हाइट फॉग के सामने चला गया। उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और इसे नीचे दबाया। वहां एक इनविजिबल बैरियर था जो थोड़ा ठंडा था, सब कुछ ब्लॉक कर रहा था। इसे 2 सेकंड तक घूरने के बाद क्लाइन ने अपना मुंह खोला, अपनी आवाज को दबाया और चाइनीज में रिसाइट किया, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसके सामने ग्रेश व्हाइट फॉग ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। वह स्थिर और जमी हुई रही। उसने लगभग 1 मिनट इंतजार किया। कुछ सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर से बुदबुदाया, द इमोर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, द स्काई लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, the exalted thearch of heaven and earth for blessings, the celestial worthy of heaven and earth for blessings। ये लक एनहांसमेंट रिचुअल की पूरी इंकेंटेशन थी। जैसे ही आखिरी शब्द कहा गया, क्लाइन का दायां हाथ जो इनविजिबल बैरियर पर दबा हुआ था, उसने अचानक एक ऑब्वियस कंपन महसूस की। ग्रे फॉग हिलने लगा, जैसे कि किसी ने झील में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। रिपल्स तेजी से फैले, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, क्योंकि उन्होंने उसके सामने एक डोर बना दी। आसमान में लाइटनिंग का एक बोल्ट चमका, जिसने सीन को रोशन कर दिया। ज्यादा दूर नहीं, मून सिटी के बियॉन्डर्स की पुतलियां चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे अपनी नजरें हटाने में असमर्थ थे। उनमें से जो बाद में आए थे, उन्हें ऐसा सीन देखकर अपना दिल डगमगाता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने खुद को रोकना इम्पॉसिबल पाया। उनके लिए ये अनडाउटेडली एक मिरेकल था। क्लाइन ने अपनी सांस रोक ली, जैसे ही उसने दरवाजे के शेप लेने का इंतजार किया। हालांकि रिपल्स आखिरकार शांत हो गए। वे सफलता से बस एक कदम दूर थे। खामोशी के एक पल के बाद क्लाइन ने इनकेंटेशंस फिर से रिपीट की। हालांकि भले ही ग्रेश व्हाइट फॉग में रिपल्स गायब नहीं हुए, लेकिन वे डोर को सच में आउटलाइन करने में असमर्थ थे। एक पल के लिए वो कंप्लीट रिचुअल प्रोसीजर के साथ कोशिश करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, वो खाने के 4 पोर्शंस रखेगा और घड़ी की उल्टी दिशा में 4 कदम उठाते हुए इनकेंटेशंस रिसाइट करेगा। लेकिन बहुत जल्दी वो अपने आइडिया पर मुस्कुरा दिया, क्योंकि ऐसा करके वो यहाँ इनविजिबल बैरियर खोले बिना सेफिराह कैसल में एंटर कर जाएगा। सांस छोड़ने के बाद क्लाइन ने वॉइड से एक गोल्ड कॉइन निकाला और ये कंफर्म करने के लिए डिविनेशन का यूज किया कि क्या कंप्लीट रिचुअल के इफेक्ट्स वैसे ही होंगे जैसा उसने इमेजिन किया था। ये वास्तव में अभी समय नहीं है, क्योंकि एपोकैलिप्स हम पर नहीं आया है। क्लाइन ने ग्रेश व्हाइट फॉग को देखा और कुछ मिनटों तक कोई मूवमेंट नहीं की। जब लाइटनिंग का एक बोल्ट आसमान में चीरता हुआ निकला और उसके चेहरे को रोशन किया, वो मुड़ा और हाथ में लालटेन लेकर मून सिटी के हाई प्रीस्ट निम के सामने चला गया। उसने शांति से कहा, ये रेवलेशन में बताए अनुसार इसे खोलने के लिए समय के सही पॉइंट पर नहीं पहुंचा है। अभी भी 1 दशक से ज्यादा का इंतजार बाकी है। निम, आदाल और बाकी लोगों के किसी भी रिस्पॉन्स का इंतजार किए बिना क्लाइन ने अपने खाली दाहिने हाथ से पास के अंधेरे की ओर इशारा किया। मैं यहाँ कुछ समय के लिए मेडिटेट करूंगा। अगर आप लॉर्ड की रेडियंस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और उनकी टीचिंग सुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं जब भी लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी हाई हो। मैं हर दिन एक सिंगल प्यूरिफिकेशन और ट्रीटमेंट सेशन करूंगा, उस समय जब लाइटनिंग सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी। उसने मून सिटी के रेजिडेंट्स की आस्था बदलने की कोशिश नहीं की और न ही उसने सीधे शहर जाने या कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछने का प्लान बनाया। वो उन्हें चीजें समझने के लिए कुछ समय देना चाहता था। निम ने चुपके से राहत की सांस ली और बढ़ती हुई रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया, मैं आपके शब्द सभी को पहुंचा दूंगा।
चैप्टर 1216 धैर्य का फल आखिरकार मिल ही जाएगा। सिटी ऑफ सिल्वर स्पायर के टॉप पर चीफ के कमरे में सफेद बालों और चेहरे पर एक पुराने निशान के साथ कॉलिन इलियाड खिड़की से बाहर गहरे अंधेरे को देख रहा था। तभी दूर से अचानक एक सिल्वरी व्हाइट लाइट फूटी जो कुछ सेकंड्स के लिए रोशनी ले आई। तब उसने अपनी नजर हटाई और हल्का सा सिर हिलाया। चिरमोंट एडवांस करने में सफल हो गया है। उसकी नजर कमरे के बीच में खड़े 2 मीटर लंबे नौजवान पर पड़ी। डेरिक, क्या तुम जानते हो कि मैंने जायंट किंग्स कोर्ट के पहले एक्सप्लोरेशन के बाद सीक्वेंस 3 सिल्वर नाइट बनने के बावजूद बाद के प्लान्स को डिले क्यों किया और उन्हें इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? डेरिक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, योर एक्सेलेंसी, एक तरफ आप ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई और रास्ता है जो समुद्र के किनारे तक जा सकता है। दूसरी तरफ आप 6 मेंबर्स की काउंसिल के दूसरे एल्डर्स के सीक्वेंस 3 पर एडवांस करने का इंतजार कर रहे हैं। और अब दोनों मामले पूरे हो गए थे। लगभग 5 महीने पहले सिटी ऑफ सिल्वर की एक एक्सपीडिशन टीम ने एक छुपा हुआ रास्ता खोजा था। वहां से उन्होंने उस पहाड़ का चक्कर लगाया जहां जायंट किंग्स कोर्ट स्थित था और वे समुद्र पर पहुंचे। हालांकि समुद्र इल्यूसरी था और इससे गुजरने का कोई रास्ता नहीं था। जबरदस्ती पानी में घुसने से शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। अब 6 मेंबर्स की काउंसिल का एक और डेमीगॉड वेट चिरमोंट आखिरकार एडवांस कर गया था। सीक्वेंस 3 सिल्वर नाइट बन गया था। वो एक ऑनरिफिक नेम रख सकता था और सिटी ऑफ सिल्वर के दूसरे रेजिडेंट्स की प्रार्थनाएं एक सर्टेन रेंज के भीतर रिसीव कर सकता था। कॉलिन इलियाड ने आह भरी और कहा, बहुत अच्छे, तुम्हें सिचुएशन की बहुत अच्छी समझ है। अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो मैं सच में तुम्हें जायंट किंग्स कोर्ट नहीं लाना चाहता और उस पैलेस को खोलने की कोशिश नहीं करना चाहता जहां डार्क एंजल नींद में है। इस पॉइंट पर डेमन हंटर कॉलिन एक पल के लिए रुका और जारी रखा, मुझे नहीं पता कि ऐसा एक्सपीडिशन क्या खतरा लाएगा। मैं केवल पहले से पर्याप्त तैयारियां कर सकता हूं। अब चिरमोंट आखिरकार सफल हो गया है। अगर बाद में कोई एक्सीडेंट होता है और हम वापस नहीं आ पाते हैं तो वो और दूसरे एल्डर्स सिटी ऑफ सिल्वर को सपोर्ट करने में सक्षम होंगे और अगले मौके का इंतजार करते हुए सब कुछ जारी रख सकेंगे। उसने नोट करने से पहले डेरिक को कुछ सेकंड्स के लिए आंका। तुम्हारी ग्रोथ मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। अगर ये फैक्ट नहीं होता कि जायंट किंग्स कोर्ट का मामला तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था तो मैं वास्तव में तुम्हें सिटी ऑफ सिल्वर में रखना चाहता और 6 मेंबर्स की काउंसिल का एक अंडरस्टडी एल्डर बनाना चाहता। ये सुनकर डेरिक बर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, भले ही आप मुझे सिटी ऑफ सिल्वर में रखना चाहें, फिर भी मैं जाने के लिए अप्लाई करूंगा। ये उम्मीद की एक किरण थी जो उसने देखी थी। ये उसके दिल में एक ऐसा मौका था जो सिटी ऑफ सिल्वर को बचा सकता था। वो इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। कॉलिन इलियाड ने एक रेयर मुस्कान दी। तुम अभी बहुत छोटे हो। जब तुम मेरी तरह बहुत सी चीजें अनुभव करोगे तो तुम समझोगे कि एक जोशीले उत्साह में अपनी तलवार निकालने और अपना खून बहाने की तुलना में अपमान और बेबसी को सहन करना और अंधेरे में टिके रहना और भी मुश्किल और दर्दनाक है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम बाद में चिरमोंट से पूछ सकते हो। उससे पूछना कि क्या वो जायंट किंग्स कोर्ट में एक्सपीडिशन टीम को लीड करने के लिए तैयार है या सिटी ऑफ सिल्वर में रहना चाहता है। डेरिक खामोश हो गया। उसका मुंह खुला रह गया लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं आया। कॉलिन इलियाड ने इस टॉपिक को जारी नहीं रखा और इसके बजाय पूछा, क्या तुमने प्रीस्ट ऑफ लाइट पोशन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया है? मैंने इसे पिछले हफ्ते पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया, डेरिक ने साफ साफ जवाब दिया। कॉलिन इलियाड ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुमने सभी सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए हैं? डेरिक ने संक्षेप में स्वीकार किया, मैंने उन सभी को इकट्ठा कर लिया है। मैं बस रिचुअल की तैयारी करने से पीछे हूं। उसके रिचुअल के लिए उसे उन सबसे मजबूत इमोशंस को निकालने की जरूरत थी जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था, पोशन का सेवन करने के बाद उन्हें फिर से इंजेक्ट करने से पहले। टैरो क्लब के साथ कुछ गैदरिंग्स के साथ साथ मिस जस्टिस की प्राइवेट कोशिशों के बाद वे पहले से ही एक अच्छी तरह से तैयार प्लान के साथ आए थे। उसे इसे इस सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर के साइकी डोमेन के कंट्रोल और मिस्टर फूल के एंजल्स एम्ब्रेस पर भरोसा करके पूरा करना था। डेमन हंटर कॉलिन ने उसे जल्दी नहीं की और शांति से कहा, बेचैन मत हो। जायंट किंग्स कोर्ट के दूसरे एक्सप्लोरेशन में अभी कुछ समय लगेगा। जब तक मैं एक अनशेडोड नहीं बन जाता, डेरिक ने पूछा। कॉलिन इलियाड ने इनकार नहीं किया और हल्का सा सिर हिलाया। मैं लोविया के ब्लैक नाइट बनने का भी इंतजार कर रहा हूं। उसके इंग्रेडिएंट्स और रिचुअल तैयार कर लिए गए हैं। ये सुनकर डेरिक ने तुरंत दबाव महसूस किया। ... रोस्टेड आर्किपेलागो की कैपिटल सिटी ऑफ जेनरसिटी बायम में, सिटी ऑफ जेनरसिटी के बेल टॉवर के टॉप पर, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का कार्डिनल, मैंडेटेड पनिशर्स का हाई रैंकिंग डीकन सी किंग जॉन कोटमैन रेलिंग के पीछे खड़ा था। उस समुद्र को देख रहा था जो अब नीला नहीं था। उसके ऊपर मलबा तैर रहा था, जहाजों के अवशेषों के साथ जल रहा था।
हम्फ, समुद्र में मेरी टेरिटरी में एक वॉर बिशप को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। उस मस्कुलर डेमीगॉड ने, जिसका चेहरा तराशा हुआ था, बुदबुदाते हुए अपनी नजर वापस ली। उसके बाल गहरे नीले रंग के थे और गहरी नीली आंखें थीं जो एक कीड़े की तरह मोटी थीं। वो रोस्टेड आर्किपेलागो के आसपास के मौसम और समुद्र को कंट्रोल करता था। एल्गर विल्सन, जो सी किंग के बगल में खड़ा था, उसने हताशा का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब तक कि जॉन कोटमैन ने अपना ध्यान उस पर नहीं लगाया। सेलर पाथवे के ज्यादातर बियॉन्डर्स के बदमिजाज होने के अलावा वे अक्सर उसी पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स का सामना करते समय सबमिशन में कांपते थे। ये एक टायरेंट की विशेषता थी। खुद से बुदबुदाने के बाद सी किंग जॉन कोटमैन ने आखिरकार एल्गर पर अपनी नजर डाली, जो एक पायरेट फ्लीट को लीड कर रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस रिमार्केबल थी। काउंसिल ऑफ कार्डिनल्स ने तुम्हारा रिव्यू पास कर दिया है और फैसला किया है कि मैं तुम्हारे एडवांसमेंट रिचुअल की अध्यक्षता करूंगा। क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनेम द्वारा पीछे छोड़े गए आइटम को रिसीव करने के बाद एल्गर ने सी किंग जॉन कोटमैन को मामले की रिपोर्ट करने का मौका ढूंढा। दो डिटेल्स को छोड़कर जिन्हें उसने मॉडिफाई किया था। उसने सोनिया आइलैंड के प्रिमिटिव फॉरेस्ट में आने के समय से एल्वन रूइंस के एक्सप्लोरेशन का एक ईमानदार अकाउंट दिया था। सबसे पहले उसने दावा किया कि वो फेशक ट्रूप्स पर एम्बुश करने की पहल के हिस्से के रूप में एल्वन रूइंस की ओर गया था। उन्होंने विशेष रूप से एक सूटेबल जगह की तलाश की थी और इसे वेरीफाई करने के लिए कई सेलर्स मौजूद थे। दूसरा, बात के एक्शंस की ऑटोनॉमी को कम करना था। उसने केवल ये दावा किया कि उसने रूइंस के अपने एक्सप्लोरेशन की रात एक फीमेल हाई एल्फ का सपना देखा था। उससे एक गिलास वाइन पीने के बाद कुछ भी अबनॉर्मल नहीं हुआ, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब वो रोस्टेड आर्किपेलागो आया और एक रात अपनी नींद से जागा, तो उसे अचानक रियलाइज हुआ कि वो समुद्र के तल पर एक शानदार पैलेस में एंटर कर गया था और उसने एक चमकता हुआ कोरल उठाया था। हालांकि सबूत और फिजिकल एविडेंस के कई पहलुओं ने इंडिकेट किया था कि एल्गर का डिस्क्रिप्शन असली था, सी किंग जॉन कोटमैन ने इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। उसे पॉन्टिफ गार्ड 2 द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाने के लिए पासू आइलैंड वापस भेजा गया था। एंजल्स एम्ब्रिस की मदद से एल्गर ऐसा लग रहा था जैसे वो टायरेंट की ऑरा के सामने कांप रहा हो। बिना कुछ छिपाए उसने एक्सप्लेन किया कि अपने सपनों में फीमेल हाई एल्फ से मिलने के बाद उसने एक सर्टेन डिग्री का एम्बिशन डेवलप कर लिया था। इसके लिए उसने इनहेरिटेंस रिसीव करने की उम्मीद में रोस्टेड आर्किपेलागो में पहल की थी, लेकिन रियलिटी में उसने कोर सीक्रेट्स और सबसे सीरियस प्रॉब्लम को कवर कर दिया था। उसने इन्वेस्टिगेशन पास करने के लिए अपने एम्बिशन को कन्फेस करने का तरीका इस्तेमाल किया था। जहां तक फीमेल हाई एल्फ की बात है, क्या ये उसके पास कुछ एल्वन ब्लड होने का परिणाम था जो उसे एक फॉर्चून एनकाउंटर दिया गया था, या क्या उसके कोई छिपे हुए मोटिव्स थे? उसने दावा किया कि वो अनश्योर था। उसने उम्मीद की कि पॉन्टिफ उसकी चिंताओं को कम करने के लिए जवाब निकाल सकते हैं। एल्गर ने अनजान के प्रति अपना डर दिखाया, जिससे कार्डिनल्स को विश्वास हो गया कि यही मुख्य कारण था कि उसने फॉर्चून एनकाउंटर की रिपोर्ट की थी। यह प्रपोजल खुद एल्गर द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन मिस जस्टिस के सुझावों के साथ इसे ह्यूमन नेचर के साथ और अधिक लाइन में होने के लिए ट्विक किया गया था। बेशक जैसा कि उम्मीद थी, एल्गर को एडवांसमेंट रिचुअल रिसीव नहीं हुआ। इसके बजाय वो एक इंस्पेक्शन पीरियड में एंटर हुआ। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के पॉन्टिफ, जो ग्राउंडेड एंजल थे, ने एल्गर की बॉडी में सील को रिनफोर्स किया, कैटाक्लिस्मिक इंटरर कैरेक्टरिस्टिक को 2 साल तक बाहर रिसने और उसे अफेक्ट करने से रोका। पिछले आधे साल में एल्गर ने उस पायरेट फ्लीट को लीड किया था जो उसे असाइन किया गया था। उसने फेशक और फेनापोटर के जहाजों को परेशान करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने समुद्री लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया था, बड़े जोखिम उठाए थे और कई योगदान दिए थे। इसने लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के प्रति उसकी भक्ति के साथ साथ चर्च द्वारा दिए गए ऑर्डर्स के प्रति उसके सबमिशन को पूरी तरह से एक्सप्रेस किया। आखिरकार इस रोस्टेड समुद्री लड़ाई के बाद सिचुएशन बढ़ गई थी। उसके धैर्य का फल मिला क्योंकि काउंसिल ऑफ कार्डिनल्स ने उसे एक्नॉलेज किया। एल्गर ने गहरी सांस ली और अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी बाईं छाती पर मारी, जोर से चिल्लाते हुए, होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स। उसकी उत्तेजना आधा एक्ट थी, जबकि बाकी आधा उसके दिल की गहराइयों से आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले आधे साल में उसने काफी दबाव सहा था। मैडम हर्मिट ने पहले ही मिस्टिसोलॉजिस्ट पोर्शन को डाइजेस्ट करना पूरा कर लिया था और सीक्वेंस 3 क्लेयरवॉयंट पर एडवांस करने की तैयारी कर रही थीं। हालांकि मिस जस्टिस को अभी मैनिपुलेटर पोर्शन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करना बाकी था, उन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की थी। इसके अलावा जब वो पहली बार टैरो क्लब में शामिल हुई थी तो वो पूरी तरह से रूकी थी। अब वो एक ट्रू डेमिगॉड बन गई थी। वो एल्गर से सिर्फ एक सीक्वेंस ऊपर नहीं थी, बल्कि एक पूरा टीयर थी। बहुत पहले नहीं, द सन सीक्वेंस 4 अनशेडोड पर एडवांस कर सकता था और गॉडहुड प्राप्त कर सकता था। द स्टार ने भी सीक्वेंस 5 पोर्शन को डाइजेस्ट करना पूरा कर लिया था और सिग्निफिकेंट मात्रा में योगदान जमा कर लिया था।
वो बस हायर अप्स द्वारा उसे मौका देने का इंतजार कर रहा था। मिस मैजिशियन बार बार ट्रैवलिंग करने के बाद अपने पोशन को डाइजेस्ट करने से बहुत दूर नहीं थी। इसके अलावा उसके टीचर ने उसके लिए कोरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सरर इंग्रेडिएंट्स तैयार किए थे। द वर्ल्ड गेरमैन स्पैरो का तो जिक्र ही नहीं। अगर वो अचानक उन्हें इन्फॉर्म कर दे कि वो एक एंजल है, तो एल्गर को ये सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। मिस जजमेंट वर्तमान में एक सीक्वेंस 5 डिसिप्लिनरी पैलेडिन थी। वो पोर्शन को डाइजेस्ट कर रही थी और हर किसी की प्रोग्रेस के साथ बने रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। द मून, जिसे कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं था, रिजल्ट के रूप में एंशियस हो गया और एक से ANGUINE अर्ल बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसी सिचुएशन का सामना करते हुए टैरो क्लब के सबसे सीनियर मेंबर्स में से एक के रूप में एल्गर स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रहना चाहता था। वो डेस्परेटली सीक्वेंस 4 पर एडवांस करने और एक डेमिगॉड बनने की कामना करता था। इतने दिन बीत चुके थे, फिर भी उसने अपनी एंजाइटी को दबा दिया और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। 2 उदाहरण थे जहां उसने कंट्रोल खोने के संकेत दिखाए थे, जिसके लिए उसे इलाज के लिए मिस जस्टिस को हायर करना पड़ा था। और अब उसे आखिरकार वो जवाब मिल गया जो वो सबसे ज्यादा चाहता था। उसने असेसमेंट पास कर लिया था और रिचुअल की तैयारी करनी थी। चैप्टर 1217 5 मशरूम और 2 कमरे। मून सिटी। बहुत सारे इंसान उन इमारतों से बाहर निकले जो मोटल सरफेस होने के बावजूद अनयूजुअली स्टर्डी खड़ी थी। उनमें से कुछ ऑब्वियसली डिफॉर्म थे, जबकि अन्य में पहले से ही कुछ अबनॉर्मलिटीज डेवलप हो चुकी थी। इंसानों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के चेहरों पर कुछ कंफ्यूजन नोटिस किया। सन सैक्रिफाइस में अभी भी 2 से 3 महीने बाकी थे। हाई प्रीस्ट ने सभी को स्क्वायर में समन क्यों किया था? क्या कुछ हुआ है? मून सिटी के रेजिडेंट्स एंजाइटी, फियर और कंफ्यूजन से भरे हुए थे जब वे हर गली से एकमात्र स्क्वायर में एंटर हुए। इस मोमेंट पर हाई प्लेटफॉर्म खाली था। जिस व्यक्ति ने उन्हें बुलाया था वो अभी तक नहीं आया था। मून सिटी के रेजिडेंट्स अपने अपने जोन के हिसाब से बहुत ही अर्दली मैनर में इकट्ठे हुए और वे आपस में विस्पर्स में डिस्कस करने लगे। हाई प्रीस्ट अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? क्या उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं है और वे नहीं चाहते कि दूसरे उनका इंतजार करें? एग्जैक्टली क्या हुआ है? उन्होंने गार्ड्स के अलावा शहर के सभी रेजिडेंट्स को अचानक क्यों इकट्ठा किया? आवाजों के बीच स्क्वायर के पास एक टॉवर के टॉप पर हाई प्रीस्ट निम दीवार के सहारे झुका हुआ था और क्रिस्टल ग्लास के पीछे से एक ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ स्क्वायर को देख रहा था, जैसे कि वह कुछ सहन कर रहा हो। उसके ग्रेश व्हाइट बाल ऊपर की तरफ भड़क उठे, जैसे छोटे काले बालों का एक गुच्छा उसके चेहरे पर उग आया हो। उसकी पसलियां और कमर स्क्वाम कर रही थीं, एक सूजा हुआ पैच बना रही थीं। ये अबनॉर्मल बदलाव गायब हो जाते और कभी कभी दिखाई देते। ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार रिलैप्स से पीड़ित हो रहा था। उसका पूरा वजूद सिनिस्टर और टेरिफाइंग था। लगभग 1 मिनट के बाद वो आखिरकार शांत हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अभी अभी वो उस मैडनेस का विरोध कर रहा था जो उसकी बॉडी में जमा हो गई थी। असल में चाहे कोई भी बियॉन्डर पाथवे हो, सीक्वेंस जितना हायर होगा उतनी ही ज्यादा इंसैनिटी और इनह्यूमन इंक्लिनेशंस होंगे। ये धीरे धीरे किसी की अपनी ह्यूमैनिटी से एक्सीड कर जाता था। बैलेंस बनाए रखने के लिए किसी को बाहरी एंकर्स पर भरोसा करना पड़ता था। नॉर्मली सीक्वेंस 4 और सीक्वेंस 3 पर ऐसी सिचुएशंस ऑब्वियस नहीं थीं, और एक एंजल के लेवल पर भले ही उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए पर्याप्त एंकर्स हों, वे समय समय पर डार्कनेस में गिर जाते थे। नेगेटिव और अबनॉर्मल स्टेट्स में किसी को अपने दम पर सहन करना और रेसिस्ट करना पड़ता था, उनके कम होने का इंतजार करना पड़ता था। वे एक सेक्रेड और सोलम एग्जिस्टेंस की तरह थे जो नॉर्मली अनप्रॉब्लमैटिक दिखाई दे सकते थे। वे प्रार्थनाओं का जवाब दे सकते थे, नॉर्मली चैट कर सकते थे और मजाक भी कर सकते थे। हालांकि कभी कभी वे केवल डार्क कमरों और शैडोज में छिप सकते थे। वे अपनी स्किन के सरफेस को फाड़ देते थे, एक सिनिस्टर साइड रिवील करते थे जो मैडनेस के संकेत दिखाती थी। चूंकि निम अक्सर मॉन्स्टर का मांस खाता था, इसलिए उसने बहुत सारे टॉक्सिन्स, करप्शन और मैडनेस जमा कर लिए थे। इसने उसे सीक्वेंस 4 होने के बावजूद ऐसा दर्द सहने पर मजबूर कर दिया। बेशक जो लोग एक्टिंग मेथड को नहीं जानते थे और सीक्वेंस 4 और सीक्वेंस 3 तक एडवांस करने के लिए समय या लक पर भरोसा करते थे, उनका भी यही हश्र होता था। खुद को कंपोज करने के बाद वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। एक इल्यूसरी दरवाजे की मदद से वो स्क्वायर के बीच में हाई प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया। डिस्कशन कम होने के बाद मून सिटी के रेजिडेंट्स ने हाई प्रीस्ट पर डाउटफुल और अनईजी नजरें डाली। निम ने चारों ओर देखा और सीधे कहा, अदाल की लीडरशिप वाली हंटिंग टीम एक आउटसाइडर से मिली। एक आउटसाइडर? मून सिटी के रेजिडेंट्स की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, जैसे कि ये नीले आसमान से गिरा बिजली का झटका हो। मून सिटी के लिए हजारों सालों में ये पहली बार था जब उनका सामना किसी आउटसाइडर से हुआ था।
बेशक इसका मतलब इंसानी इंटरेक्शन से था, मॉन्स्टर्स से नहीं। निम ने गहरी सांस ली और जारी रखा। वो क्लेम करता है कि वो एक मिशनरी है जो यहाँ एक डायटी की लाइट फैलाने आया है। उसने ग्रेश व्हाइट फॉग में ऑब्वियस बदलाव किए। उसने अदाल और बाकी लोगों को उनके अंदर जमा हुए करप्शन और टॉक्सिन से क्लींस किया। साथ ही उसने उनके फिजिकल म्यूटेशंस का भी इलाज किया। जैसे ही वो बोला, उसने प्लेटफॉर्म की तरफ सिर हिलाया और अदाल और शिन, जो शैडोज में छिपे हुए थे, तुरंत मशालों की कतार से गुजरे और उसके पास चले गए, हाई प्रीस्ट ने जो कहा उसे साबित करने के लिए अपनी कंडीशंस का यूज करते हुए। ओ माय गॉड, क्या वो अदाल और शिन है? वे सच में। सरप्राइज और शॉक के मिक्स्ड एक्सक्लेमेशन सुनाई दिए जो लगभग फिजिकल चीज में बदल गए थे। अदाल और शिन ने एक दूसरे को देखा, 2 कदम आगे बढ़ाया और बताया कि उनकी हंटिंग टीम ने क्या एनकाउंटर किया था। भीड़ ने उस छोटी सी लॉ के बारे में सुना जो अंधेरे में दिखाई दी थी, वो क्रॉस जिसने ब्राइट लाइट एमिट की, वो केन जो किसी भी म्यूटेशन और बीमारियों को ठीक कर सकती थी, ग्रेश व्हाइट फॉग का पार्टिंग और साथ ही दरवाजे का अपीयरेंस। हंटिंग टीम के अपनी एक्सीलेंट कंडीशन के डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन को सुनकर मून सिटी के रेजिडेंट्स धीरे धीरे शांत हो गए। उनमें से कुछ की आंखों में अनजाने में आंसू आ गए थे, जो एक्सट्रीम थकान और डिप्रेशन का नतीजा था। आखिरकार उन्होंने लाइट की एक किरण देखी। आंसुओं में एक हल्का और नमकीन एहसास था जब वे उनके चेहरों से बहते हुए उनके होठों के कोने से फिसलकर जमीन पर टपक रहे थे। इसके अलावा एक व्यक्ति जो अभी भी रैशनल और क्लियर हेडेड था, उसने अपनी राय व्यक्त करने के लिए अपना हाथ उठाया। क्या वो मिशनरी अंधेरे की गहराइयों से कोई स्पेशल मॉन्स्टर हो सकता है? क्या अदाल और शिन ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पहले ही कंट्रोल और इन्फ्लुएंस किया जा चुका है? डाउट की लहर शांत होने के बाद निम ने एक गहरी और साफ आवाज में कहा, मैंने उन्हें चेक किया है और सील्ड आर्टिफैक्ट्स का भी यूज किया है। मुझे फिलहाल कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला है। मैं उन्हें ब्लैक टावर में रहने दूंगा और कम से कम 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखूंगा। वादा करने के बाद वो रुका और बोला, वो मिशनरी जिसका नाम गेरमैन स्पैरो है, कुछ समय के लिए ग्रेश व्हाइट फॉग के पास मेडिटेट करेगा। उसने हमें गॉड की ग्लोरी का एक्सपीरियंस करने और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग टीचिंग्स को सुनने की परमिशन दी है। और हर दिन जब लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो क्लींजिंग और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। हर कोई वहां जाने का अपना फैसला खुद कर सकता है, लेकिन उन्हें अपने फैसले की रिपोर्ट पहले ही करनी होगी और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा और शहर के डिफेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। लौटने के बाद उन्हें अदाल और शिन की तरह 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। मून सिटी के रेजिडेंट्स खामोश हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, अपना मन बनाने में असमर्थ। इस मोमेंट पर रस और हंटिंग टीम का एक और मेंबर, जिसने पहले हाई प्रीस्ट को इन्फॉर्म करने के लिए लौटने की अपनी चॉइस की वजह से क्लींजिंग और ट्रीटमेंट को मिस कर दिया था, आगे बढ़ा। हाई प्रीस्ट, मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं कल इस टीम को लीड करूंगा। निम ने सिर हिलाया और सहमति दी। उसने ओरिजिनली इस टीम को एक नाम देने का प्लान बनाया था, लेकिन वो एक अच्छा डिस्क्रिप्शन सोचने में फेल रहा। वो केवल हकलाया और इसे स्किप कर दिया। उसके दिल में वास्तव में एक नाम था, लेकिन उसने उसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। वो था पिलग्रिमेज। रस और कंपनी के रास्ता लीड करने के साथ मून सिटी के कई रेजिडेंट्स आगे आए, यह इंडिकेट करते हुए कि वे रिस्क लेने को तैयार थे। डॉट डॉट डॉट। जब लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये एक बिल्कुल नए दिन की सुबह थी। 7 से 8 मून सिटी रेजिडेंट्स का एक ग्रुप एनिमल हाइड लालटेन ले गया और अंधेरे को पार करना शुरू कर दिया, ग्रेश व्हाइट फॉग की पेरिफेरी की ओर बढ़ते हुए। अंधेरे और रोशनी के अनगिनत बार एक्सचेंज होने के बाद रस और कंपनी की आंखें अचानक चमक उठीं। ये एक बॉनफायर थी जो धीरे धीरे जल रही थी। गेरमैन स्पैरो, जिसने अजीब कपड़े और अजीब टोपी पहनी थी, वो दूसरी तरफ बैठा था। उसने एक आयरन ब्लैक लंबा स्कीवर पकड़ा हुआ था और कुछ रोस्ट कर रहा था। बॉनफायर के चारों ओर मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी थीं। इन लाशों पर हर तरह के अजीब ऑब्जेक्ट्स थे। उनमें से कुछ सफेद और भरे हुए थे, जैसे कि वे लिक्विड उगल देंगे जिस पल उन्हें पोक किया जाएगा। उनमें से कुछ काले थे, जिनमें ब्लड कलर्ड लाइंस और मार्बलिंग थी। कुछ सुनहरे धब्बों से ढके हुए थे, जबकि टॉप्स एक हथेली के आकार के थे। ये आइटम्स घनी तरह से पैक थे, मॉन्स्टर की लाश के अलग अलग हिस्सों को कवर कर रहे थे। उनमें एक अजीब और लुभावनी खूबसूरती थी। कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद हाई प्रीस्ट निम ने नोटिस किया कि गेरमैन स्पैरो उन अजीब ऑब्जेक्ट्स में से एक को रोस्ट कर रहा था। तेल की बूंदें नीचे टपक रही थीं और आग में सिजलिंग साउंड्स पैदा कर रही थीं, लाइट को ब्राइट कर रही थीं और एक लुभावनी खुशबू फैला रही थीं। गल्प। मून सिटी के रेजिडेंट्स ने इंस्टिंक्टिवली अपनी लार निगली, क्योंकि उनमें खाने की एक इरिसिस्टिबल अर्ज डेवलप हो गई थी। उनके हर सेल पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, मैं इसे खाना चाहता हूँ, मैं इसे खाना चाहता हूँ, इसे मुझे दे दो,
एक चट्टान पर बैठकर क्लाइन ने अपना सिर उठाया और अपने चारों ओर मॉन्स्टर्स की लाशों पर उगने वाले कलरफुल ऑब्जेक्ट्स की ओर इशारा किया। उसने गहरी आवाज में कहा, इन्हें मशरूम कहा जाता है। ये अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड हैं। अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें खुद चुन सकते हो और खा सकते हो, लेकिन काले वाले को मत छूना। इसके अलावा उन्हें खाने से पहले अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए, वरना तुम एक टेरिफाइंग कर्स का सामना करोगे। मून सिटी के हाई प्रीस्ट ने एक पल के लिए सोचा और दूसरों की ओर से जवाब दिया, हम पहले आपके लॉर्ड की टीचिंग सुनना और उनकी रेडियंस को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। हल्का सा सिर हिलाते हुए क्लाइन ने कहा, जैसे ही उसने उस लंबे बारबेक्यू स्कीवर को घुमाया जिसे उसने हिस्टोरिकल वॉइड से समन किया था, तुम लोग बैठ सकते हो और सुन सकते हो। जब मून सिटी के 8 रेजिडेंट्स बॉनफायर के अपोजिट बैठ गए तो उसने सोलमन एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं जायंट किंग्स कोर्ट से आया हूं। ये एक ऐसा टर्म था जिससे मून सिटी के सभी रेजिडेंट्स फैमिलियर थे। उनकी स्पिरिट्स तुरंत लिफ्ट हो गईं, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान जलती हुई आग के ऊपर के आइटम से हटा लिया और इसे गेरमैन स्पैरो पर डाल दिया। इसके बाद क्लाइन ने सिटी ऑफ सिल्वर के बाहर की सिचुएशन और शापित जमीन के परे की सिचुएशन डिस्क्राइब की। उसने रास्ते में सिटी रूइंस के अपने साइटिंग्स को भी उनके साथ शेयर किया। मून सिटी के रेजिडेंट्स ने आह भरी जब उन्होंने ये सुना। कभी कभी वे इसे सुनने के लिए उत्सुक होते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता था। कभी कभी वे इसके साथ एम्पैथाइज कर सकते थे और दुख से भर जाते थे। अपने सेंटेंस के बीच में क्लाइन अचानक रुक गया। उसने काले लंबे मेटल स्कीवर को वापस खींचा, उसे अपने मुंह के पास लाया और एक मशरूम पर बाइट किया। मांस का गाढ़ा रस बाहर रिसने लगा और थोड़ा जलने वाले एहसास के साथ उसके मुंह को साफ कर दिया। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आधा साल बिताने के बाद क्लाइन पहले ही मशरूम के प्रति अपनी नफरत पर काबू पा चुका था। आखिर डैनिट्स को अक्सर काम करने का टास्क दिया जाता था। वो सावधानी पूर्वक खाना तैयार करने और उसे चीजें सैक्रिफाइस करने में असमर्थ था। इस पीरियड के दौरान वो सस्टेनेंस के लिए केवल मशरूम पर भरोसा कर सकता था। उसने सेटिस्फैक्शन में अपनी आंखें बंद कर ली और लंबा काला स्कीवर सौंप दिया। वो मुस्कुराया और बोला, तुम कुछ ट्राई कर सकते हो। हाई प्रीस्ट नेम अभी भी हिचकिचा रहा था जब रस ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, उसे एक मशरूम मिला और उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने बहुत जल्दी खा लिया, इतना कि उसका मुंह जल गया। हालांकि उसका एक्सप्रेशन ट्विस्ट होने के बाद वो अचानक जम गया। इसके बाद उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसने इंटॉक्सिकेशन, प्लेजर और लालसा का सेंस रिवील किया। अंत में रस के आंसू अनजाने में बह निकले और उसने गहरी चोकिंग आवाज में बुदबुदाया, ये सबसे बेस्ट और सबसे शानदार खाना है जो मैंने कभी खाया है। भले ही खाने के लिए उनका टेस्ट जनरेशंस के बाद बदल गया था, इंसान टॉक्सिन्स और मैडनेस वाले खाने को अडेप्ट नहीं कर सके। वे अभी भी शुगर और फैट के लिए तरसते थे। चैप्टर 1218, सुराग, क्लू। इसे भी ट्राई करो। क्लाइन ने आयरन ब्लैक लॉन्ग स्कीवर मून सिटी के दूसरे निवासियों को पकड़ा दिया। उनके गले ऊपर नीचे हुए, क्योंकि वे लार का एक और घूंट निगलने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन सभी ने अपनी नजरें हाई प्रीस्ट पर डाल दी, उसके सिर हिलाने का इंतजार करते हुए। अपने एनिमल हाइड के कपड़ों में निम ने एक आइटम निकाला। ये एक हैंडल वाले मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा लग रहा था। एक नजर में क्लाइन को लगभग लगा कि उसने एक मोनोकल देखा है। इस डर से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शुक्र है उसने डिटेल्स कंफर्म करने के लिए समय रहते खुद पर काबू पा लिया। मेटेलिक हैंडल को पकड़ते हुए उसने ग्लास ऑब्जेक्ट को अपनी दाहिनी आंख के सामने रखा और कुछ सेकंड के लिए लेंस के माध्यम से रस को ऑब्जर्व किया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने आइटम नीचे रख दिया और मून सिटी के दूसरे रेजिडेंट्स की ओर सिर हिलाया। रस के अलावा अन्य लोगों ने आखिरकार अपने हाथ बढ़ाए और सावधानी से आयरन ब्लैक लॉन्ग स्कीवर से एक मशरूम निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वो आइटम जिसमें कोई बदबू और गंदगी नहीं थी, उसने उन्हें तुरंत इंटॉक्सिकेटेड कर दिया। अपने मुंह में जलने वाले एहसास की परवाह किए बिना उन्होंने मशरूम को अपने पेट में निगल लिया और इंस्टिंक्टिवली दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि आयरन ब्लैक लॉन्ग स्कीवर पर मौजूद सभी मशरूम पहले ही बांटे जा चुके थे। निम ने अपनी नजर आयरन ब्लैक लॉन्ग स्कीवर से हटाई और गेरमैन स्पैरो के अपने एक्सपीरियंस और द फूल की टीचिंग्स को एक्सप्लेन करना जारी रखने का इंतजार किया। क्लाइन ने चारों ओर देखा और उन शब्दों को दोहराया जो उसने पहले कहे थे। आसपास के मशरूम कभी भी लिए जा सकते हैं, सिवाय प्योर ब्लैक वालों के। इसके अलावा खाने से पहले उन्हें पूरी तरह से पकाया जाना चाहिए, वरना तुम शापित हो जाओगे। मून सिटी के रेजिडेंट्स अब और नहीं हिचकिचाए। वे तुरंत खड़े हो गए और उन मशरूम्स को चुना जिनके लिए वे तरस रहे थे। एक नजर के साथ क्लाइन ने जोड़ा, जब सफेद मशरूम पकाए जाते हैं तो वे आसानी से खुल जाते हैं और लिक्विड बाहर निकलता है। तुम्हें कुछ कंटेनर तैयार करने होंगे या ऐसा होने पर उन्हें तुरंत पीना होगा।
रस और कंपनी के रिस्पॉन्स का इंतजार किए बिना उसने उस टॉपिक को जारी रखा जिसे उसने पहले बीच में रोक दिया था। उसने तब तक जारी रखा जब तक उसने ये मेंशन नहीं किया कि उसने ग्रेश व्हाइट फॉग में आवाजों को मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम चैंट करते हुए सुना था। यह देखकर कि हाई प्रीस्ट निम उसकी कहानियों में इतना खोया हुआ है, यहाँ तक कि थोड़ा इमोशनल भी हो रहा है, क्लाइन ने विचार किया और कहा, ग्रेश व्हाइट फॉग को रिएक्ट कराने के अभी भी कई तरीके हैं, लेकिन वे सभी मेरे लॉर्ड से संबंधित हैं। ये एक रीजनेबल अंदाजा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां न केवल एक लटकता हुआ इंसान था, बल्कि ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में एंटर करने का केवल एक ही तरीका नहीं था। अगर एम्परर रोसल वो मिस्टीरियस सिल्वर प्लेट लाए थे जिसे उन्होंने यहाँ रेप्लिकेट किया था, तो इस बात का हाई चांस था कि इनविजिबल बैरियर एक एनोमली प्रोड्यूस करेगा। बेशक शर्त यह थी कि एम्परर सीर, अप्रेंटिस या मरॉडर के 3 पाथवेज में से एक से बिलोंग करते हों। दूसरों से कोई डाउट न देखकर क्लाइन ने वार्मली कहा, मेरी ऑब्जर्वेशंस के अनुसार मून सिटी में केवल एक बियॉन्डर पाथवे नहीं है। बूढ़े निम ने इसे उससे नहीं छिपाया और बस जवाब दिया, हाँ, जब हमें मून सिटी आने के लिए चुना गया था तो ओरेकल ने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया था कि बियॉन्डर पाथवेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड हो। अनफॉर्चुनेटली इन सभी सालों और बार बार की आपदाओं के बाद विभिन्न पाथवेज के कई पोशन फॉर्मूलाज और बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स खो गए हैं। तुम किस पाथवे से हो? क्लाइन ने कैजुअली पूछा जब उसने मून सिटी के रेजिडेंट्स को मशरूम भूनने के लिए मॉन्स्टर की हड्डियों का यूज करते हुए देखा। मैं एक नाइट वॉचर हूं, निम ने साफ साफ कहा। सीक्वेंस 4 नाइट वॉचर ऑफ द एवरनाइट पाथवे। क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाया और पूछा, क्या इस ग्रेश व्हाइट फॉग के पास कुछ अनयूजुअल हुआ था? लगभग 10 सेकंड तक सोचने के बाद गहरे पॉकमार्क वाले चेहरे वाले निम ने कहा, हाँ। क्लाइन का दिल धड़क उठा जब उसने शांति से पूछा, किस तरह की अबनॉर्मैलिटी थी वो? निम ने उन मशरूम्स पर नजर डाली जिनसे खुशबू आ रही थी और उसने अपने शब्दों पर विचार किया। एक छोटी पहाड़ी अचानक गायब हो गई, जमीन में केवल एक गहरा क्रेटर छोड़ गई। उस एरिया में विस्फोट के कोई संकेत नहीं थे और न ही आसपास कोई मिट्टी बिखरी थी। क्या चल रहा है? ये थोड़ा बिजार है। जैसे ही उसने मशरूम की जड़ों को आग में फेंका ताकि वे लपटों के लिए फ्यूल बन सकें, क्लाइन ने एक्सप्रेशन में बिना किसी बदलाव के पूछा, क्या तुमने आगे इन्वेस्टिगेट किया? हाँ। मून सिटी के हाई प्रीस्ट ने सिर हिलाया और कहा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम को वहां एक डिमोनिक वुल्फ मिला। यह ऐसा डिमोनिक वुल्फ नहीं था जो पहले से ही सड़ चुका हो या म्यूटेट हो चुका हो, बल्कि बहुत समय पहले के डिमोनिक वुल्फ जैसा था। डिमोनिक वुल्फ? क्लाइन को ऐसी इंफॉर्मेशन सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसकी पुतलियां थोड़ी बदल गईं जब उसने पूछा वो डिमोनिक वुल्फ कैसा दिखता था। निम ने अनजाने में गहरी सांस ली और कहा, ये एंशिएंट लिटरेचर में डिस्क्राइब किए गए डिमोनिक वुल्फ्स जैसा ही है, लेकिन ये और भी बड़ा है। भले ही वो जमीन पर अपने 8 पैरों के साथ था, फिर भी वो 2 या 3 लोगों को मिलाकर जितना लंबा था। उसका फर प्योर ब्लैक नहीं था, उससे एक गहरा और डार्क एहसास निकल रहा था। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। पुतलियां, काली पुतलियां आंखों का एक बड़ा हिस्सा घेरती थीं। साथ ही उसके सिर पर ग्रे छोटे बालों का एक गुच्छा था। क्या ये डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार नहीं है? ये वास्तव में फॉर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के सुदूर पूर्व में आया था और एक एनोमली में शामिल था। अगर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के गायब होने का पावर वास्तव में सेफिरा कैसल से आता है, तो मिरेकल इन्वोकर से कोरिस्पॉन्डिंग मिथिकल क्रिएचर्स को अट्रैक्ट करना अभी भी काफी नॉर्मल होगा। क्लाइन ने हल्का सा फ्राउन किया और कहा, क्या इसने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन टीम पर हमला नहीं किया? क्लाइन ने जानबूझकर उसने के बजाय इसने का यूज किया ताकि मून सिटी के रेजिडेंट्स को डराने से बचा जा सके। उसकी राय में डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम का सफाया करना बहुत आसान था। उसे शहर को अपने मैरियोनेट किंगडम में बदलने के लिए भारी कीमत चुकाने की भी जरूरत नहीं थी। फिर भी इस मिथिकल क्रिएचर ने अपीरेंटली मून सिटी को छोड़ दिया था। अगर ये स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के लिए नहीं होता, जिसे उसने पहले से देखा था और जिसने उसकी कंडीशंस की पुष्टि की थी, तो क्लाइन को संदेह होता कि वो केवल कुछ मैरियोनेट से बात कर रहा था। नहीं, ये जल्दी में चला गया, निम ने जवाब दिया। ये डार्क डिमोनिक वुल्फ के सस्पिशियस और कॉशियस नेचर से मेल नहीं खाता। किस चीज ने उसे इतना डरा दिया कि वो इतनी जल्दी में भाग गया? उसे उन लोगों को चुप कराने का समय भी नहीं मिला जिन्होंने उसे देखा था, या बल्कि मून सिटी की रक्षा करने वाले लोगों के बारे में कुछ खास है एंशिएंट सन गॉड के रेवलेशन के तहत, और जब तक जरूरी ना हो, डार्क डिमोनिक वुल्फ उन पर हमला नहीं करेगा। क्लाइन ने अपनी टोन में बिना किसी बदलाव के जारी रखा, क्या इसने कोई निशान छोड़ा? नहीं। निम ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। पहाड़ी के एक गहरे क्रेटर में बदलने के अलावा हमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। जैसे ही उसके विचार दौड़े, क्लाइन ने दूसरे एंगल से पूछने की कोशिश की, यह कब हुआ? वो पास्ट के किसी ऑब्जेक्ट को जितना अधिक समझता था, उतना ही अधिक वो हिस्ट्री के फॉग में उसके साथ कांटेक्ट कर सकता था।
कुछ सोचने के बाद निम ने कहा, 2 साल 2 महीने और 10 दिन पहले। उसने तुरंत एक्सप्लेन किया, रिकॉर्ड करने लायक बहुत कम चीजें हैं। इसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। 2 साल 2 महीने और 10 दिन पहले। अभी 8 सितंबर 1351 है और उस समय को घटाने पर यह 28 जून 1349 होगा। ये क्लाइन का दाहिना हाथ अचानक थोड़ा कांपने लगा। उसकी पुतलियां और उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, लेकिन ये उन्हें कंट्रोल करने के लिए उसकी क्लाउन पावर्स का यूज करने का नतीजा था। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि 28 जून 1349 को वो ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। ये वो दिन था जब वो क्लाइन मोरेटी बना था। ये वो दिन था जब उसने लक एनहांसमेंट रिचुअल दोहराया और सेफिरा कैसल में एंटर किया। यहाँ की अबनॉर्मलिटी, डार्क डेमोनिक वुल्फ का अपीयरेंस और इस मिथिकल क्रिएचर का जल्दबाजी में जाना सब मुझसे संबंधित थे। इमोशंस की एक विशाल लहर उसके दिल में उमड़ पड़ी। एक पल के लिए वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ सका और नाटक किया कि कुछ नहीं हुआ। उसने एक पल के लिए सोचा और पूछा, क्या पिछले 2 से 3,000 सालों में कुछ ऐसा ही हुआ था? नहीं, निम ने साफ जवाब दिया। 200 और 8 साल पहले के बारे में क्या? क्या कुछ खास हुआ था? क्लाइन ने पूछा। वो समय था जब एम्परर रोसेल इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुए थे। 2 सेकंड तक हिचकिचाने के बाद निम ने कहा, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। मुझे वापस जाकर कोरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स पढ़ने होंगे। शुक्र है, पिछली 3 शताब्दियों की इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स डैमेज नहीं हुए हैं। इस पॉइंट पर उसने जोड़ा, मेरा लिमिटेड इंप्रेशन मुझे बताता है कि कुछ खास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस एनोमली का कारण ये था क्योंकि मैंने ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में एंटर किया और सेफिरा कैसल को खुद से बांध लिया। क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे नहीं पूछा। उसने बस कहा, मुझे बताओ कि वो क्रेटर कहाँ है। जब तक हाई प्रीस्ट निम ने जवाब दिया, मून सिटी के रेजिडेंट्स द्वारा ग्रिल किए गए मशरूम खाए जा सकते थे। उनमें से कुछ ने सफेद मशरूम का एक छोटा टुकड़ा लिया और अंदर के दूध से जल गए। वे इसे थूकने के लिए सहन नहीं कर सके। कुछ ने बार बार चबाया, हल्की मिठास को याद करते हुए। उनमें से कुछ खाना बंद ही नहीं कर सके। निम ने जो देखा उससे वो हैरान रह गया, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग मून सिटी से थे। उनमें से हर कोई क्रेविंग्स होने और संतुष्ट होने के कॉन्फ्लिक्टेड लुक्स दिखा रहा था। उनके एक्सप्रेशंस ट्विस्टेड लग रहे थे, लेकिन वे प्योर खुशी से भरे हुए थे। हाई प्रीस्ट, इसे भी ट्राई करें? रस, जिसकी आंखें एक दूसरे के बहुत करीब थीं, उसने निम को गोल्डन स्पॉट से ढका एक मशरूम दिया, जिससे एक अनोखी और मीठी खुशबू आ रही थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद निम ने मशरूम लेने और उसे अपने मुंह में ठूसने से पहले एक नजर डालने के लिए सावधानी से मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया। अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कुछ म्यूटेटेड पेड़ों की जड़ों से कुछ मिलता जुलता स्वाद चखा, लेकिन ये उतना प्योर या यादगार नहीं था। एक अननोन समय के बाद उसने इंडिफरेंट गैरमैन स्पैरो को देखा और असामान्य रूप से सिंसियर टोन के साथ कहा, योर एक्सेलेंसी, हम मिस्टर फूल की टीचिंग सुनना चाहेंगे। मेरे पास अभी तक इसे बनाने का समय नहीं है। हालांकि जैसे जैसे मैं एक एंजल बनने के करीब और करीब आ रहा हूँ, कोरिस्पॉन्डिंग मैटर्स को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। एंकर्स को पहले से तैयार करने की जरूरत है। जैसे ही उसके विचार दौड़े, क्लाइन को याद आया कि उसने क्या कहा था जब उसने सी गॉड के बिलीवर्स को रिफॉर्म करने के लिए छल किया था। उसका एक्सप्रेशन जल्दी से सोलम हो गया, क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और वॉइड में पकड़ा। उसने ब्रॉन्ज और नुकीले स्पाइक से ढका एक क्रॉस बाहर निकाला। इसके बाद उसने अपने दाहिने अंगूठे को एक कांटे पर दबाया, जिससे खून अनशेडोड क्रूसिफिक्स में चला गया। अनशेडोड क्रूसिफिक्स का ब्रॉन्ज ग्रीन सरफेस जल्दी से हट गया, प्योर सनलाइट से बनी एक बॉडी रिवील करते हुए। गॉड ने कहा। क्लाइन ने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में कहा, जब उसने अपने हाथ में रेस्प्लेंडेंट क्रॉस को बहुत ऊपर उठाया। वार्म और ब्राइट लाइट एक ज्वार की लहर की तरह बाहर निकली, तुरंत आसपास के एरिया को भर दिया। निम, रस और कंपनी की बॉडीज में जमा डार्कनेस और डिस्कम्फर्ट तेजी से पिघलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडीज को क्लींस किया जा रहा हो। वे डाज में थे जब उन्होंने ओरेकल को सुना, जो रेस्प्लेंडेंट क्रॉस पकड़े हुए था और होली रेडियंस में ढका हुआ था। सोलेमनली कहते हुए गॉड ने कहा, फर्स्ट कमांडमेंट, तुम मुझे लिविंग ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं चढ़ाओगे। सेकेंड कमांडमेंट, तुम मेरा नाम बेकार में इस्तेमाल नहीं करोगे। चैप्टर 1219, गोल बदलना। फॉग सी में जो युद्ध से अछूता था, फ्यूचर धीरे धीरे जहाजों के काफिले के बीच बरसर्क सी की ओर बढ़ रहा था। एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया के पास हाल ही में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसे बस मोजेस एसेटिक ऑर्डर के उसकी रिक्वेस्ट पर जवाब देने का इंतजार करना था। जैसे ही वो डेक पर टहल रही थी, उसने हल्की धुंध से चमकती धूप का आनंद लिया। अपनी नजर घुमाते हुए उसने फ्रैंक ली को देखा।
फ्यूचर का ये फर्स्ट मेट स्टार पायरेट्स का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन लाइट ब्लू पैंट्स और एक व्हाइट शर्ट पहने हुए था, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसके घने भूरे छाती के बाल दिख रहे थे। वो एक ह्यूमनॉइड जाइंट बियर जैसा लग रहा था। वो नाव के बो पर खड़ा था, दूर देख रहा था। ये पता नहीं था कि वो क्या सोच रहा था, लेकिन वो काफी उदास लग रहा था। कैटलिया की गति अनजाने में थोड़ी धीमी हो गई जब वो केबिन में एंटर करने के लिए मुड़ी। कैप्टन, फ्रैंक ने उसे नोटिस किया और एंटिसिपेशन के साथ देखा, जैसे कि वो इस एडमिरल ऑफ स्टार्स के उसके सवालों का जवाब देने का इंतजार कर रहा हो। कैटलिया का फिगर रुक गया। उसने अपने भारी चश्मे को अपनी नाक पर एडजस्ट किया और एक कैजुअल तरीके से पूछा, तुम किस बात को लेकर परेशान हो? फ्रैंक ने अपने सवाल को फ्रेम करने के बारे में सोचा और सीरियस तरीके से जवाब दिया, मैं उन इन्वेंशंस और क्रिएशंस का फिर से मूल्यांकन कर रहा हूं जो मैंने सालों से बनाए हैं। तुम्हारे क्या विचार हैं? कैटलिया ने कोऑपरेटिवली पूछा। फ्रैंक ने सिर हिलाया और डिस्ट्रेस में कहा, ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर मुझे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीजें मैंने बनाई हैं उनमें अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कमी है। कैटलिया पजल्ड थी, लेकिन वो और पूछना नहीं चाहती थी। अंत में वो अभी भी फ्यूचर के सभी क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी लेने के विचार पर कायम थी। उसने विचार किया और कहा, वो क्या है? फ्रैंक का एक्सप्रेशन तुरंत सोलेम्न हो गया। उन सभी में सोल्स की कमी है। ये अच्छी बात है कि माल्ट, अंगूर और मशरूम में सोल्स नहीं होती। कैटलिया ने सबकॉन्शियसली सलाह दी, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसमें तुम अभी डैबल कर सको। तुम सिर्फ एक सीक्वेंस 5 ड्यूड हो। ये सुनकर फ्रैंक की आंखें चमक उठीं और वो बोल पड़ा, मुझे समझ आ गया। कैटलिया ने हल्का सा फ्राउन किया। क्या? तुम्हें क्या समझ आया? फ्रैंक अब उदास नहीं था। मैं प्रॉब्लम समझ गया। यानी जो क्रिएशंस मैं चाहता हूं वे एक ड्रूड की एबिलिटीज की लिमिट से एक्सीड कर गए हैं। इसलिए कैप्टन, मैं अब ड्रूड नहीं बनने वाला। मैं क्लासिकल ऑलकेमिस्ट बनना चाहता हूं। ये प्लांटर पाथवे का सीक्वेंस 4 था, एक डेमीगॉड का स्टार्टिंग पॉइंट। कैटलिया का एक्सप्रेशन कुछ सेकंड्स के लिए जम गया, इससे पहले कि उसने एक कैप्टन और डेमीगॉड का पोस्चर लिया। उसने जेंटली सिर हिलाया और कहा, गोल होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये कितना मुश्किल है। इन शब्दों के पीछे वो चाहती थी कि वो कोई उम्मीद न रखे और इस गोल को सीरियसली न ले। फ्रैंक ली ने उसका एनकरेजमेंट रिसीव करने के बाद भारी मन से सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फ्रैंक ली को जल्दबाजी में काम करने से रोकने के लिए कैटलिया ने मामले की प्रोग्रेस को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। जब समय आएगा, भले ही उसे कोई प्रोग्रेस हो, वो फ्रैंक ली को इन्फॉर्म कर सकती थी कि उसने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फ्रैंक बहुत खुश था जब उसने जारी रखने से पहले अपने दिल की गहराइयों से अपनी कैप्टन को थैंक यू कहा। मैं गेरमैन स्पैरो को भी लिखूंगा और उससे मदद मांगूंगा। वो मेरा अच्छा दोस्त है। फ्रैंक को ये नहीं पता था कि पिछले आधे साल में उसके लेटर्स एक बहुत ही पेचीदा प्रोसेस से गुजरे थे। लेटर फोर्स को डिलीवर होने से पहले मैसेंजर के पास गया। फोर्स फिर इसे गेरमैन स्पैरो को ट्रांसफर करती या टैरो गैदरिंग में मिस्टर फूल से मदद मांगती। कैटलिया ने अपना मोटा चश्मा फिर से ठीक किया और बिना कोई और शब्द कहे मुड़ी और केबिन में एंटर कर गई। वो कैप्टन के केबिन में लौटी। इससे पहले कि वो इस बारे में सोच पाती कि अभी क्या हुआ, उसने ब्रास सेक्सटेंट वाले डेस्क पर एक लेटर देखा। कैटलिया खुश हो गई। अपनी बियॉन्ड द पावर्स का यूज इग्नोर करते हुए वो तेजी से चलकर गई, लेटर उठाया और उसे खोला। ये बर्नाडेट का था। कुछ सिंपल सुखद बातों का एक्सचेंज करने के बाद उसने लिखा, अगर तुम कभी फ्री हो तो तुम भेस बदलकर लाचा आ सकती हो। लाचा फोक्सी में एक छिपा हुआ आइलैंड था। इसने क्वीन मिस्टिक के पैलेस, जिसे एमरल्ड सिटी भी कहा जाता था, को छिपा रखा था। कैटलिया ने इस सेंटेंस को कुछ बार दोहराया, इससे पहले कि उसके मुंह के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। डॉट 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 बैकलुंड, वेस्टबरो, ओडोरा फैमिली के विला के भीतर एमलिन वाइट एक बार फिर मिडिल एज्ड, जेंटलमैनली सैंग्विन बैरन कॉस्मी ओडोरा से मिला। लॉर्ड निब्स ने क्या कहा? एमलिन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, कम उत्सुक दिखने की पूरी कोशिश की। कॉस्मी ने एमलिन की चमकदार लाल आंखों को देखा और कहा, वो केवल मुझे ये बताना चाहते थे कि पूरी सैंग्विन रेस के पास कोई भी एक्स्ट्रा अर्ल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तुम केवल वर्तमान अर्ल्स के बुढ़ापे या एक्सीडेंट से मरने का इंतजार कर सकते हो ताकि वे अपनी इनहेरिटेंस पीछे छोड़ सकें। इंसानों की तुलना में सैंग्विन की लाइफ स्पैन लंबी होती थी। बिना किसी नोबल टाइटल के भी ऑर्डिनरी सैंग्विन लगभग 300 साल तक जी सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में वे धीरे धीरे हर लेवल को एक्यूमुलेट और ऑक्यूपाई कर सकते थे, बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी एक्स्ट्रा को रोकते हुए। इसलिए ऑर्डिनरी लोगों के लिए बैरन बनना या विस्काउंट बनना आसान नहीं था।
वे या तो मौजूदा नोबल्स के मरने का इंतजार करते थे या वे इसे बाहरी सोर्सेज से प्राप्त करते थे, वरना उन्हें सफिशिएंट योगदान देना होता था और कीमती इनहेरिटेंस प्राप्त करनी होती थी। पहले दो सीक्वेंसेस की तुलना में विस्काउंट के लिए अर्ल बनना और भी मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सैंग्विन अर्ल होने का मतलब डेमीगॉड होना था और वो आसानी से 1000 साल से ज्यादा जी सकता था। उन विस्काउंट्स के डिसेंडेंट्स को पीढ़ियां गुजारनी पड़ती थीं, इससे पहले कि वे अर्ल के गुजरने के चांस का इंतजार कर सकें। और ठीक इसी वजह से जब तक अर्ल की पोजीशन में कोई वैकेंसी थी, इसे तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था और ये स्टॉक में नहीं होता था। बैरन और विस्काउंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वे सैंग्विन की ट्रेजरी में बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स और सील्ड आर्टिफैक्ट्स के फॉर्म में मौजूद थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। हर बेस्टोमेंट को स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर करना पड़ता था। सच में कोई एक्स्ट्रा अर्ल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी। यह जवाब एमलीन की उम्मीदों के भीतर था। उसने बैरन कॉस्मी की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई काउंट मरता नहीं, क्या मेरी बारी आएगी? नहीं, कॉस्मी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि तुमने काफी योगदान दिया है, तुम अभी वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर नहीं पहुंचे हो। मेरी रैंकिंग क्या है? एमलिन ने अपनी उत्सुकता दिखाने से रोकने के लिए अपनी आईब्रोज रिलैक्स करने से पहले फ्राउन किया। कॉस्मी ने खांसा और अपना गला साफ किया। 12वीं। ये तब भी नहीं हो सकता जब एपोकैलिप्स आएगा। चूंकि एंसेस्टर ने मुझे रेस को बचाने का इंपॉर्टेंट टास्क दिया है, तो वो ये सारे मैटर्स अरेंज क्यों नहीं करती? मेरी स्कारलेट स्कॉलर पोर्शन महीनों से डाइजेस्ट हो चुकी है। क्या ये हो सकता है कि ये एक और टेस्ट है? एमलिन ने कुछ सेकंड के लिए खुद सोचा, विचारपूर्वक पूछने से पहले, अगर मैं बाहरी सोर्सेज से अर्ल की कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त कर लूं, तो क्या रेस मुझे रिचुअल तैयार करने में मदद करेगी? कॉस्मी ने सांस छोड़ी और कहा, बेशक। एमलिन अब और नहीं रुका। उसने ओडोरा का विला छोड़ दिया और एक कैरिज लेकर अपने घर वापस चला गया। जब से फेना पोर्टर ने लोएन पर युद्ध की घोषणा की थी, वो कभी हार्वेस्ट चर्च नहीं गया था। उसने द स्टार से केवल ये सुना था कि दरवाजा तोड़ दिया गया था और कई चीजें चोरी हो गई थीं। यह बेघरों के लिए एक जगह बन गया था। जहां तक फादर यूट्राव्स्की की बात है, उन्होंने आधा महीना चाइनीज गेट के पीछे एक सेल में बिताया। बाकी महीना सेंट सैमुअल कैथेड्रल के ऊपरी लेवल के एक कमरे में बिताया गया, जिसमें बैकलून का आर्क बिशप बगल में था। ये अरेंजमेंट बार बार रिपीट किया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चिंतित थे कि अगर फादर यूट्राव्स्की लंबे समय तक चाइनीज गेट के पीछे रहते, तो उन्हें इरिवर्सिबल डैमेज होगा। ऐसी टेंस सिचुएशन में चर्च ऑफ एवरनाइट कुछ बफर टाइम छोड़ना चाहता था, ताकि वे इस अवसर का उपयोग अपनी गुडविल एक्सप्रेस करने और निगोशिएशन शुरू करने के लिए कर सकें। हालांकि एमलिन एवरनाइट का बिलीवर नहीं था और वो कैथेड्रल से कुछ हद तक नफरत भी करता था। वो फादर यूट्राव्स्की से मिलने के लिए महीने में 2 बार सेंट सैमुअल कैथेड्रल जाता था। मुझे अर्ल की कैरेक्टरिस्टिक कहाँ मिल सकती है? एमलिन, जिसे लगा कि वो पीछे रह गया है और रेस को बचाने की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं हो सकता, उसने हर पॉसिबिलिटी पर सीरियसली विचार करते हुए वीरान सड़कों को देखा। उसे जल्दी ही कुछ विचार आए। मैडम हर्मिट ने पहले मेंशन किया था कि ऑरोरा ऑर्डर के सेंट टेनेब्रस ने एक शमन किंग को ग्रेस किया था। ये अर्ल कैरेक्टरिस्टिक को कोरेस्पॉन्ड करता है। अगर मैं शेपर्ड पाथवे के इस डेमिगॉड का शिकार कर सकूं, जैसे सेंट ऑफ सीक्रेट्स का किया था, तो समस्या हल हो जाएगी। हालांकि पिछले सबक के बाद सेंट टेनेब्रस शायद इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसेंगे। सीधे किंग ऑफ एंजल्स को अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी है। ये कुछ ऐसा था जिस पर सभी ने टैरो क्लब में चर्चा की थी। निष्कर्ष ये था कि वे पिछले 1 साल से ऑरोरा ऑर्डर पर हमला कर रहे थे, इसलिए उन्हें और प्रोवोके नहीं करना सबसे अच्छा था। सेंट टेनेब्रस के पास सीक्वेंस 4 शमन किंग कैरेक्टरिस्टिक होने के अलावा एमलिन वाइट केवल एक और ऑप्शन के बारे में सोच सकता था, रोज स्कूल ऑफ थॉट। चाहे वो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के आर्टिफिशियल वैम्पायर्स हों या प्राइमोडियल मून के वर्शिपर्स जो मूल रूप से साउथर्न कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, वे अब रोज स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा थे। बेशक, निश्चित रूप से कुछ लोग थे जो आज़ादी चाहते थे। उन्होंने अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन या तो वे हाई सीक्वेंसेस पर नहीं थे या उनके पास लीक करने के लिए पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं थी। रोज स्कूल ऑफ थॉट के बारे में सोचते ही एमलिन को तुरंत एक व्यक्ति याद आया, मैरिक। मैरिक रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस फैक्शन को रिप्रेजेंट करता था। ये वो फैक्शन था जिसने मदर ट्री ऑफ डिजायर का विरोध किया था। वे भी ऐसे लगते हैं जैसे वे रोज स्कूल ऑफ थॉट से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। शायद मैं उनके साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ। एमलिन ने धीरे से सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। मून सिटी के कई रेजिडेंट्स एंट्रेंस पर एंशियसली इकट्ठे हुए, समय समय पर अपनी नजरें पूर्व की ओर डालते हुए। वे उन लोगों के रिश्तेदार थे जिन्हें पहले हाई प्रीस्ट द्वारा लीड किया गया था। वे मून सिटी के ज्यादातर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे।
आखिरकार जैसे ही लपटें टिमटिमाई, हाई प्रीस्ट निम, रस और कंपनी को मून सिटी के करीब ले आए। एक आदमी आगे बढ़ा और अपनी बहन को देखा। उसने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। ये मून सिटी रेजिडेंट, जो डिफॉर्म नहीं थी, अपने भाई की गेज को महसूस कर सकती थी। वो अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। गॉड, गॉड हमें बचाने के लिए यहाँ हैं। वह रोने लगी। ये एक बहुत ही दुखद और मुक्त रोना था, जैसे कि उसने अपने इमोशंस को बाहर निकाल दिया हो। चैप्टर 1220। एक कर्टेन। गॉड, गॉड हमें बचाने के लिए यहाँ हैं। रोती हुई आवाज में बोले गए शब्द मून सिटी के एंट्रेंस पर गूंज रहे थे, जिससे इंतजार कर रहे रेजिडेंट्स एक ट्रांस में चले गए। डॉट डॉट डॉट। ग्रेश व्हाइट फॉग के किनारों पर एक आग चुपचाप जल रही थी। मशरूम्स का एक और बैच खाने के बाद क्लाइन ने अपने हाथ में मौजूद आयरन ब्लैक स्कीवर को डिस्पेल कर दिया और मून सिटी के हाई प्रीस्ट निम द्वारा डिस्क्राइब किए गए क्रिएटर की ओर देखा। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे से खींचा, खुद को 15 मिनट पहले से बाहर घसीटा। लुक्स एक्सचेंज करने के बाद क्लाइन का असली फॉर्म तेजी से गायब हो गया और हिस्ट्री के फॉग में एंटर कर गया। वो फर्स्ट एपोक से पहले के समय में भाग गया और पुराने ढेर हुए शहरों में बैठ गया। उसका हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन खड़ा हो गया और बार बार अपनी उंगलियां चटकानी शुरू की, अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए क्रिम्सन लपटों के माध्यम से फ्लैश किया। जब वो क्रेटर, जो कभी एक पहाड़ी था, उसके ठीक सामने था, वो रुक गया। उसने सावधानी से अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई और वॉइड से कोनास किलगोर को बाहर निकाला। बर्ली अर्ल ऑफ द फॉलन के चेहरे की मांसपेशियां फड़फड़ाने लगीं, क्योंकि वो जल्दी ही एक और गेरमैन स्पैरो में बदल गया। उसने एक हाथ से हिस्ट्री के फॉग से एक लालटेन निकाली और दूसरे हाथ से अपनी कनपटी को रगड़ा और धीरे से बुदबुदाया, एक मैरियोनेट को अपना अपीयरेंस बदलने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई और नहीं है। मैं ओसीडी डेवलप नहीं कर सकता। कुछ सेकंड बाद मैरियोनेट का प्रोजेक्शन एक लालटेन लेकर चला, जिससे धुंधली पीली रोशनी निकल रही थी और वो पास के क्रेटर की ओर बढ़ा। जैसे ही रोशनी टिमटिमाई, क्लाइन ने अपनी टारगेट लोकेशन देखी और रियलाइज किया कि ये बहुत गहरा नहीं था। नीचे और जमीन के बीच का अंतर 2 मीटर से ज्यादा नहीं था। बेशक ओरिजिनल पहाड़ी की तुलना में ये बदलाव वास्तव में बहुत बड़ा था। क्रेटर के अंदर मिट्टी चिकनी थी और कुछ चट्टानें थीं। इसके चारों ओर कई मुड़े हुए म्यूटेटेड पौधे थे, जिनकी प्रजातियों को पहचानना मुश्किल था। ये दूसरी जगहों से अलग नहीं लग रहा था। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद क्लाइन, जिसने चुपके से स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स और स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स विजन को एक्टिवेट कर लिया था, धीरे धीरे क्रेटर में एंटर हुआ, अपने पहले से प्लान किए गए रास्ते को फॉलो करने और हर उस चीज को फिर से असेस करने की प्लानिंग कर रहा था जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी। चलते हुए उसने थोड़ा फ्राउन किया और एक एक्सक्लेमेशन दिया। उसने रियलाइज किया कि उसके थॉट्स सुस्त हो गए थे, लेकिन इसने उसकी थिंकिंग को अफेक्ट नहीं किया। ये ऐसा था जैसे वो बहुत ज्यादा सोया हो और अभी जागा हो, सिर भारी हो और थॉट्स पर्याप्त रूप से एक्टिव ना हो। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे एक व्यक्ति कभी कभी एक्सपीरियंस करता था। दूसरे पाथवेज के बियॉन्डर्स शायद इसे डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन सीर पाथवे के डेमीगॉड के रूप में क्लाइन स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ महसूस कर सकता था। उसने अपना फाउंटेन पेन नीचे रखा और अपने बाएं हाथ से पकड़ा। उसने हिस्ट्री के फॉग से मुट्ठी भर क्रेटर की मिट्टी निकाली, ताकि इसे डिविनेशन के लिए मीडियम के रूप में यूज कर सके। एक हाथ में मिट्टी और दूसरे में चर्मपत्र पार्चमेंट पकड़े हुए वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और 7 बार डिविनेशन स्टेटमेंट रिसाइट किया। फिर कॉगिटेशन की मदद से वो सो गया। धुंधली ड्रीम वर्ल्ड में क्लाइन ने ग्रेश व्हाइट सॉलिडिफाइड फॉग देखी। उसने वो पहाड़ी देखी जो दसियों मीटर ऊंची थी और उसके चारों ओर मुड़ी हुई वनस्पति थी। कुछ सेकंड बाद फॉग मंथन करने लगा और तेजी से एक काली परछाई को उल्टी वॉमिटेड कर दिया। काली परछाई एक विशाल मखमली पर्दे, वेलवेट कर्टन की तरह थी, जो पागलों की तरह अपने आसपास की सारी रोशनी सोख रही थी। इसकी ट्रांसलूसेंसी बढ़ गई क्योंकि इसने पहाड़ी को पूरी तरह से एनवेलप कर लिया। इसके बाद पहाड़ी बिना किसी निशान के गायब हो गई, पीछे केवल एक क्रेटर छोड़ गई। क्रेटर के किनारे पर अजीब पौधे भी अचानक कवर हो गए और उनमें काली इल्यूसरी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स थीं, जो काले पर्दे के अलग अलग हिस्सों की ओर बढ़ रही थीं। पर्दा अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंट और इल्यूसरी हो गया, जब तक कि ये उस पॉइंट तक नहीं पहुंच गया जहां कोई इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकता था। अगर ये इस फैक्ट के लिए नहीं होता कि उसके पास स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स विजन था सीन की रियलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, तो क्लाइन ये डिस्कवर नहीं कर पाता कि पर्दे ने क्रेटर के सरफेस को कवर कर लिया था। सीन फ्लैश हुआ और ड्रीमस्केप मुड़ गया एक नया सीन रिवील करने के लिए। मून सिटी की 5 मैन पेट्रोल टीम पहुंची और डिस्कवर किया कि एक क्रेटर ने उस पहाड़ी की जगह ले ली थी जो गायब हो गई थी। वे अपने रास्ते में रुक गए और बिना किसी हिचकिचाहट के एरिया छोड़ दिया। उन्होंने जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेट नहीं किया।
एक अननोन समय के बाद एक विशाल फिगर अचानक दूसरी दिशा में दिखाई दिया। ये एक डिमोनिक वुल्फ था जो डार्क फर से ढका हुआ था और उसके 8 पैर थे। वो लगभग 4 से 5 मीटर लंबा था। डिमोनिक वुल्फ के माथे पर छोटे ग्रेश व्हाइट फर का एक गुच्छा था। उसकी प्योर ब्लैक पुतलियां उसकी आंखों के स्पेस के कम से कम 3/4 हिस्से को कवर करती थीं। ये डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार के अलावा और कोई नहीं था। द डार्क डिमोनिक वुल्फ ने अपना सिर उठाया और अपना मुंह खोला, जैसे कि वो चिल्ला रहा हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले ही सेकंड उनके सामने एक फिगर दिखाई दिया। ये एक और वो था। द डार्क डिमोनिक वुल्फ के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन ने अपने 8 पैरों के साथ एक सिंपल स्टेप लिया और वो तुरंत क्रेटर के पास पहुंच गया। उसने एरिया का सर्वे करने के बाद उसने सावधानी से अपना सिर नीचे किया और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट पर्दे को उठाया जिसने पूरी पहाड़ी को गायब कर दिया था। पर्दा अचानक जिंदा हो गया क्योंकि ये तेजी से सिकुड़ा और घूमे। ये ब्लैक डिमोनिक वुल्फ के चारों ओर लिपट गया, जैसे कि वो उन्हें कपड़ों का आधा काला ट्रांसलूसेंट टुकड़ा पहना रहा हो। द डार्क डिमोनिक वुल्फ थोड़ा कांपने लगा, जैसे कि वो 2 से 3 सेकंड में एक कपड़े पहने हुए मैरियोनेट बन गया हो। हालांकि यह केवल एक हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन था। अगली सांस नहीं आई क्योंकि मेन बॉडी ने प्रोजेक्शन को बनाए रखना बंद कर दिया। पर्दा अपना सपोर्ट खो बैठा क्योंकि वो तुरंत ढह गया और जमीन पर फैल गया। डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार ने हार नहीं मानी। उसने कभी कभी अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को अपने मैरियोनेट्स में बदल दिया या हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस को समन किया, जिससे उन्हें बार बार आगे बढ़ने की अनुमति मिली, सभी प्रकार की विफलताओं का अनुभव करते हुए। हालांकि अंत में उनके मैरियोनेट्स के सबसे नए बैच ने फिर भी पर्दे को उठाने और कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की। पूरी प्रोसेस साइलेंट थी, जैसे कि ये एक मूक अभिनय माइम एक्ट था। इसके बाद विशाल डिमोनिक वुल्फ ने मैरियोनेट्स को पर्दा उनके पास लाने के लिए कहा। उस मोमेंट पर उनके चारों ओर ग्रेश व्हाइट फॉग फिर से मंथन करने लगा, एक भंवर वोर्टेक्स बनाते हुए जो एक पहाड़ी के बराबर था। भंवर ने एक इनविजिबल सक्शन फोर्स एमिट की, जिससे अजीब पर्दा और डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार एक ही समय में एक दूसरे की ओर फेंके गए। इस तरह के सीन ने ड्रीमस्केप में एक सब्सटेंशियल रिपल पैदा किया। अनगिनत लाइट के पॉइंट्स दिखाई दिए, जिससे उसके लिए स्पेसिफिक डिटेल्स देखना मुश्किल हो गया। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार ने ट्रांसपेरेंट पर्दे को अपने चारों ओर लपेट लिया और सॉलिडिफाइड फॉग से तेजी से उड़ गया। और उस मोमेंट पर मून सिटी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची और एंशिएंट सब्सिडियरी गॉड को जाते हुए देखा। कोटार ने उन पर एक नजर डाली, लेकिन वो रुका नहीं, अंधेरे में गायब हो गया। इस पॉइंट पर सीन बिखर गया और सपना खत्म हो गया। क्लाइन जाग गया। वो सीधा बैठ गया और अपनी उंगलियों से लंबी चितकबरी मेज के किनारे को टैप किया, क्योंकि उसने चुपचाप बुदबुदाया, ऐसा नहीं है कि मेरे आने से पहले कोई एनोमली नहीं थी। अधिक संभावना ये है कि मून सिटी के गार्ड्स ने इसे डिस्कवर नहीं किया। आखिर फॉग एक अननोन लिमिट तक बाहर की ओर फैला हुआ है। वो पर्दा क्या है जो ग्रेश व्हाइट फॉग द्वारा बाहर थूका गया था? ये एक पहाड़ी को ढक सकता है। जब ये बड़ा होता है, इसे जादू की तरह एक क्रेटर में बदल देता है। जब ये छोटा होता है, तो इसे कपड़ों के रूप में यूज किया जा सकता है डिमोनिक वुल्फ द्वारा, उसे एक मैरियोनेट में बदलते हुए। ये सीर पाथवे के हाई सीक्वेंस आइटम जैसा थोड़ा है। ये बाहर थूका गया क्योंकि मैं ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में एंटर हुआ और सेफिरा कैसल के साथ बाइंडिंग पूरी की। ऐसा लगता है कि ये आसपास की वनस्पति को अपने मैरियोनेट्स में बदलने में सक्षम है। ये एक जाना पहचाना एहसास देता है। हाँ, उस समय फॉगी टाउन के कमरों में रखे खाने के साथ कुछ गड़बड़ थी। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स उनमें से निकल रहे थे, कैथेड्रल के कोर की ओर बढ़ रहे थे। एक बार जब वे खा लिए जाते, तो वे तुरंत वाष्पित हो जाते और गायब हो जाते। हाँ, वे कैथेड्रल में लटक जाते और मैरियोनेट बन जाते। दूसरे शब्दों में, एक बार जब कोई मिरेकल इन्वोकर या अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के लेवल पर पहुंच जाता है, तो कोई स्पिरिचुअलिटी वाले पौधों या ऑब्जेक्ट्स को स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स उगा सकता है ताकि उन्हें मैरियोनेट्स में बदला जा सके। क्या वो पर्दा मिरेकल इन्वोकर या अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स है? डार्क डिमोनिक वुल्फ की परफॉर्मेंस को देखते हुए यह बाद वाला लैटर हो सकता है। यही कारण है कि अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की एक कैरेक्टरिस्टिक लंबे समय से गायब है। केवल सुराग थे, लेकिन कोई इसे ढूंढ नहीं सका। सेफिरा कैसल के एक ओनर होने से पहले ग्रेश व्हाइट फॉग ने अनकॉन्शियसली स्पेस के पार 3 पाथवेज की हाई सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को अट्रैक्ट किया और उन्हें एकोमोडेट किया। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो सक्शन फोर्स वास्तव में बहुत मजबूत है। इसने डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार को भी डरा दिया। वो रुका भी नहीं, केवल भागने के विचार थे। वो क्या सस्पेक्ट कर रहा था? वो किस बात से डर रहा था? कुछ एनालिसिस के बाद उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट का लुक था। अगर वो सफलतापूर्वक डार्क डिमोनिक वुल्फ जैसे एंजल का शिकार कर सके, तो ये एक अनपैरेलल्ड हार्वेस्ट होगी।
बेशक डार्क डिमोनिक वुल्फ, जिसके पास अब पर्दा था, उससे निपटना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था। इस मामले ने उसके सफल होने के कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर दिया था। जैसे ही उसके विचार दौड़े, उसे अचानक कुछ याद आया। इवेंट्स के इस सीक्वेंस की टाइमिंग से डार्क डिमोनिक वुल्फ के पास स्पष्ट रूप से पर्दा था जब वो नॉर्दर्न सिटी रुइंस नॉइस में पहुंचा। उसने पूरे शहर को मैरियोनेट्स में बदल दिया और एक मैरियोनेट सिटी बनाई। ये बसने के लिए नहीं था और न ही ये हेल्पर्स जमा करने के लिए था। ये अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के रिचुअल को तैयार करने के लिए था।